बहुत बहुत आसान कर दिया मेरा काम ना। उन्होंने मुझे बता दिया कि मुझे क्या 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 पॉइंट्स लेने हैं, वरना मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा समय है, कितनी बातें बता पाऊँगा, कितना डिटेल में जा पाऊँगा। तो आप सबका स्वागत है। और बहुत ही मुझे ऐसा फील हुआ जैसे जब ऑल साहब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि एकदम परफेक्ट मंच बना करके उन्होंने मुझे दे दिया है कि, और असल में यही लोग इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर समझ गए तो गेम को समझेंगे। तो ज़्यादा इधर उधर की बात करने की बजाय मैं सीधा एक बात कहूँगा कि 3-4 सवालों के जवाब इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में आ जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत बार सुनने को मिला और ये बहुत दुनिया में ना अभी थोड़ा प्रचारित हुआ है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन ये शब्द बहुत अरसे से बोला जा रहा है, इतना अरसे से कि हम भूल चुके हैं। पुरानी रेडियोस की क्लिपिंग उठाएंगे, अगर 1938 के दौर के अगर वीडियोस आपके सामने हो तो उस वक्त के भी आपको वीडियोस मिलेंगे। पहला विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध के दौरान बड़े बड़े नेता, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष बोलते दिखाई दिए कि इस युद्ध के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर ऐसे होने लगा कि इस विश्व युद्ध के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है और अब तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के चलने से पहले लगातार पिछले 30 सालों में अखबारों में, मीडिया में, टीवी में धीरे 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 हमें तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार किया गया। हमें कहा गया अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा। कभी आपने अखबार में पढ़ा होगा अगला विश्व युद्ध जैविक हथियारों का होगा। कभी आपने पढ़ा होगा अगला विश्व युद्ध टेक्नोलॉजी का होगा, डेटा चोरी का होगा। इस तरह से सुना होगा ना आपने अलग अलग जगह पर। तो उसके लिए तैयार किया गया और सिर्फ हमको नहीं तैयार किया गया, एक पूरी की पूरी जनरेशन को तैयार किया गया। आप में से बहुत सारे लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रेजुएशन तक तो पढ़े ही होंगे कम से कम। कितने लोग पढ़े हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। लगभग 80% लोग यहां बैठे हुए हैं जो ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं। और मैंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं जितना एक्सपीरियंस है मेरा इस पूरे षड्यंत्र को समझने का, जब मैं उन लोगों से पूछता हूं कि आपने 7वीं क्लास से लेकर के और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक युद्ध के अलावा क्या पढ़ा? भाई किसने किसके ऊपर युद्ध किया, किसने कब किस पे आक्रमण किया, कब किसको काबू किया, कब कौन कहां गया। तो मुझे लगा, बीइंग ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, मेरे दिमाग में एक बात आई कि छोटे से बच्चे को युद्ध पढ़ाना चालू कर दिया तो क्या आप उसे यह बताना चाहते हो कि जिंदगी केवल युद्ध है? क्या आप उसे यह मैसेज देना चाहते हो कि आने वाले टाइम में तुमको युद्धों के लिए ही तैयार रहना है? क्या हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है? पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के पास, पूरे बोर्ड में बैठे किसी एक आदमी के पास ऐसा नॉलेज नहीं है कि हमारे पुरखे प्यार से कैसे रहा करते थे, हमारे पुरखों के पास क्या ज्ञान था, हम लोगों ने हजारों साल की सभ्यता कैसे हम लोग जिए हैं। तो क्या शांतिपूर्ण जीवन जीने का कोई तरीका नहीं था? क्या इतिहासकार आज तक इतनी जानकारी नहीं ला पाए कि जब कभी पहला युद्ध हुआ होगा मानव इतिहास में, उससे पहले तो शांति ही रही होगी, वो जीवन कैसे रहा होगा? क्या इस पर रिसर्च करने का किसी के पास समय नहीं, किसी के पास अकल नहीं थी? और अगर थी और अगर वो नॉलेज है तो हमारे बच्चों के पास क्यों नहीं है वो? लेकिन नहीं, वो बता रहे हैं कि यहां जो तुमको पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस जो तुमको दिया जा रहा है, यही तो पढ़ना पड़ेगा, यही याद करना पड़ेगा, यही पेपर में लिखना पड़ेगा और इसी को सत्य मानना पड़ेगा। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी गुलामी की, क्योंकि सारी गुलामियों से बढ़कर है मानसिक गुलामी। मतलब पहले हम मान तो लें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले हम मान तो लें। अभी जब बातचीत चल रही थी, ऑल साहब ने एक बात बोली कि पहले हम समझेंगे, फिर हम समाज को समझाएंगे और जब समाज समझ जाएगा तो आंदोलन खड़ा करेंगे।
आज तक आपने जितने आंदोलन देखे होंगे, मैं माफी के साथ ये कहना चाहूंगा, हो सकता है इस बातचीत के बाद आपका आंदोलन करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाए, क्योंकि हमारा आंदोलन का तरीका दूसरा है, उनका आंदोलन का तरीका अलग है। आज तक जितने आंदोलन हुए हैं, क्या हुए हैं? वो हुए क्रिया की प्रतिक्रिया, केवल मात्र उन्होंने आपके ऊपर कोई आदेश थोप दिया या उन्होंने कोई पॉलिसी बना दी या वो कुछ करना चाहते हैं। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए उनका विरोध चालू करते हैं। फिर बैठकर नेगोशिएशन टेबल के ऊपर हम 20 मांग रखते हैं, उनमें से 15 मांगे हमारी भर दी जाती हैं, जैसे वो हमारे पति हैं, जो तुम्हारी मांग मांग ली, हम मांगते रहते हैं, ये हमारी मांगे हैं। भिखारी बनाकर रख दिया है इस देश के असली मालिक को। और हम लोग क्रिया की प्रतिक्रिया में ये भूल जाते हैं कि भैया पाला उनका था, गेम प्लान उनका था, आप उनके इशारे पर, उनकी मर्जी के बिना नहीं चल पा रहे हो। वो आपको परमिशन देते हैं तो हम कार्यक्रम कर पाएंगे, वो हमको कहेंगे कि तुम ये रैली निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, तो हम करते हैं। हमारा संख्या बल ज्यादा हो तो हम थोड़े ज्यादा हवा में आ जाते हैं, हमारा संख्या बल कम हो तो वो हवा में आ जाते हैं। जब उनके पास लठ ज्यादा होते हैं तो वो चला देते हैं, और जब हमारे पास सिर ज्यादा होते हैं हम आगे बढ़ जाते हैं। पर परिणाम तो कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली परिणाम क्या है? उस आंदोलन का मतलब क्या है? कि हम उनसे मांग रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं हमको ये मान्यता दो, हम उनसे कह रहे हैं हम हमारे को ये यहां स्थापना करो, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए ये करो, ये कह रहे हैं। मतलब हमने पहली लाइन में जब ये माना कि तुम हमको ये दो, तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम तुम्हारे अधीन हैं और तुम हमारे मालिक हो। पहले तो इसी सोच से निकलना पड़ेगा कि नहीं? पहले इसी सोच से निकलना पड़ेगा। और ये सोच हमारे भीतर डाली गई डेमोक्रेसी नाम की एक बीमारी के जरिए, उस इंजेक्शन के जरिए, जब डेमोक्रेसी नाम का जो इंजेक्शन हमको दिया गया। अगर इसको समझना है, क्योंकि यहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे अबव है, और वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और नहीं समझ पाएंगे तो नेपाल में जाने का आजकल वीजा नहीं लगता है, एक बार जा आइए। 2008 में वहां शाही खानदान को खत्म किया गया, वैसे ही खत्म किया गया जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पुलिस ने मथुरा के अंदर जवाहर बाग में बैठे हुए रुपए के मसले पर भारत की आर्थिक आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले उन सत्याग्रहियों को, जिसका नेतृत्व रामवृक्ष यादव कर रहे थे, गोलियों से भून दिया गया था। वैसे ही गोलियों से भूना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइप था। अखबार में क्या आया नेपाल में कि उनके आपसी विवाद में एक तरफ से गोली चली तो दूसरी तरफ से गोलियां चलनी चालू हुई। इस चक्कर में इधर वालों ने सारे उधर वाले मार दिए और उधर वालों ने इधर वाले मार दिए, परिवार की गद्दी पर कब्जा करने के लिए। और जो लास्ट में बचा हुआ था, गलती से जो एक राइफल पड़ के वो गोली चल गई, गलती से आखिरी वाले को लग गई, जो उनका आखिरी वारिस था। यानी पूरा शाही परिवार खत्म, बीजनाश। एक भी बच जाता अगर 3 साल का बच्चा, तो वो राजा रहता, रिप्रेजेंटेटिव रहता राजा का, लेकिन सब खत्म हो गए। तो यूनाइटेड नेशंस ने बहुत गहरी नजर बनाई हुई है मामले के ऊपर और अपने प्रतिनिधियों को भेजा हुआ है। ऐसी फिर खबरें चलने चालू हो गई, और फिर यूनाइटेड नेशंस ने अपने सारे लोगों को, डेलीगेशंस को भेज करके इस समाज के बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके, और यह कहा गया कि अब नेपाल की सत्ता किसे सौंपी जाए और कैसे हो। तो डेमोक्रेसी लाने के अतिरिक्त दुनिया में इससे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, और नेपाल में प्रजातंत्र को लाने की शुरुआत हो गई। जैसे ही प्रजातंत्र आया, राजसी खजाने से बराबर में नेपाल रिजर्व बैंक आ गया, राष्ट्रीय बैंक आ गए, हर गांव के लोगों का पैसा जमा करने का सिस्टम आ गया। क्योंकि नेपाली लोग भारत में जो आते थे, वो उन्होंने वहां जाके बताया होता कि भारत में तो बैंक में पैसा जमा होता है, जाकर के वहां गोरखपुर का जो बॉर्डर एरिया है वहां से निकलवा लो। नेपाली लोग इधर आते, पैसा निकलवाते, वो बोलते अरे मालिक को आने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग सिस्टम तो बहुत बढ़िया है। और सब ने खाते खुलवा लिए,
और सबके खाते खुलने के बाद जिनके पास जितना पैसा था उसके हिसाब से, जिनके पास जितनी प्रॉपर्टी थी उसके हिसाब से सबको लोन दे दिया। और आज नेपाल में पिछले 16 सालों में, 16 क्या, अभी 2008 से 18 हो गए, अब तो मैं 3 साल पहले गया था तो मैं वहां के गांव में जाकर देख कर आया था। उन्होंने बताया कि जब राजा मरा तो मेरे गांव में एक आदमी भी कर्जदार नहीं था, और आज के टाइम पर 95% से ज्यादा पूरी आबादी का सारा जमीन, मकान, दुकान कर्जे पे है। मैंने कहा भारत में ये पिछले 70 साल लगे ये होने में, तुम्हारा तो 16-17 साल में ही हो गया बैंकिंग सिस्टम में। यहां रोक गई थी शायद इंदिरा गांधी। इससे ये मत समझ लेना मैं कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं, हरामी वो भी एक नंबर के, लेकिन बात ये कह रहा हूं मैं कि इंदिरा गांधी ये काम कर गई थी कि जो गेम प्लान उन्होंने चलाया था, जो 13 फैमिलीज का जिक्र ऑल साहब ने कहा था कि वो कौन लोग हैं, कि 38 हैं, कि वो 13 फैमिली हैं असल में जो 29 को भी कंट्रोल कर रही हैं आगे। उन 13 फैमिलीज का जो चीफ है, जो सबसे ऊपर है, उसका नाम था उस वक्त डेविड रॉथस्चाइल्ड। आज के टाइम पर डेविड रॉथस्चाइल्ड है उसका हेड, सॉरी उस टाइम नहीं, रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जिसके अंडर में आता है पूरी दुनिया में चलने वाला फाइनेंस, पूरी दुनिया का, हर देश का रिजर्व बैंक, हर देश का बैंक। क्योंकि आपको शायद वहम होगा कि पंजाब नेशनल बैंक या भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सरकारी हैं, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 2019 की बैंगलोर हाई कोर्ट की का जजमेंट है, उस जजमेंट के अंदर बहुत स्पष्ट उसने बोला हुआ है कि आरबीआई एंड बैंकिंग कर्मचारी, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दे आर नॉट गवर्नमेंट संस्था, ये सरकारी संस्थाएं नहीं हैं। इनको कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कंपनियों को करते हैं। और आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा है नंदन नीलकेणी, आनंद महिंद्रा, अभी रतन टाटा तो सरक लिया, रतन टाटा भी था, और उसी की रिकमेंडेशन पर जितने भी फ्रॉड होते हैं बैंकिंग के नाम पर वो सब होते हैं। क्योंकि 3-4 तरह की आजादियां होती हैं। एक राजनीतिक आजादी है, वो हमें मिली हुई है। गौतम अडानी की वोट की भी वैल्यू उतनी ही है जितनी गांव में 100 रुपया कमाने वाले या 1 भी रुपया ना कमाने वाले या 24 घंटे दारू के नशे में पड़े रहने वाले आदमी की है। ठीक है, बराबर है। एक भी आदमी का, किसी का वोट ज्यादा या कम वैल्यूएबल नहीं है। दूसरी होती है आर्थिक आजादी, वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। और आर्थिक आजादी से ही निकलती है सामाजिक आजादी। जो आप ऊंच नीच की बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जब भी कभी हम ऊंच नीच की बात करेंगे, हमको जाति प्रथा ने कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह मैं बहुत दावे के साथ और स्ट्रांगली बिलीव के साथ कह सकता हूं। कुछ जातियों के पास पैसे का संग्रह हो गया और पैसे के पास परचेजिंग पावर है। उस परचेजिंग पावर की वजह से, उस परचेजिंग यानी आर्थिक मजबूती ने ही सामाजिक मजबूती को आगे बढ़ाया। यानी बेसिक फंडा, यानी अगर हम जातियों में भी ऊंच नीच का भी गेम खेलेंगे तो वहां पर भी काम क्या आएगा? पैसा आएगा। अगर हम शेड्यूल कास्ट से यानी एससी समाज से, एसटी समाज से कोई कलेक्टर होगा, वो अगर इंटरकास्ट मैरिज करता होगा, अगर वो ब्राह्मण की बेटी को ले आएगा, उसको छेड़ने की हिम्मत पूरे गांव में किसी की नहीं है, किसी जात की नहीं, किसी बिरादरी की नहीं है। अगर कोई करोड़पति है एससी समाज से, तो उसका रौब वही है जो कहीं पर ठाकुरों का है, जो कहीं पर ब्राह्मणों का है, नहीं है क्या? यानी जो सबसे बड़ी जो मजबूती है वो कौन सी है? आर्थिक मजबूती। अगर सामाजिक मजबूती को भी, सामाजिक समानता भी लेकर आनी है तो उसके लिए भी आर्थिक समानता लाना पहली और आखिरी हमारी जिम्मेदारी या फिर हमारा टारगेट होना चाहिए। भाई अगर मान लो मेरे पास इतना सफिशिएंट पैसा है या इतना जुगाड़ मेरा है कि मुझे किसी के महाअरबपति होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई मैं किसी की गुलामी तभी करूंगा ना जब मेरे पास नहीं है और उसके पास है और उससे मुझे चाहिए। अगर मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए तो क्या सामाजिक तौर पर हम लोग किसी से कमजोर रह जाएंगे? हां जी, चाहिए ही नहीं। तेरी नौकरी नहीं चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए, धर के अपना सिर के ऊपर नाच अपने पैसे की टोकरी को। मेरे पास जितना मुझे चाहिए फुल है, कोई टेंशन नहीं है।
इसका मतलब हमारा असली आंदोलन क्या होना चाहिए कि हमको रुपए के आधार पर जिन लोगों ने सत्ता हासिल की है और वो लोग इस सामाजिक असमानता को बढ़ा रहे हैं, अगर उसे खत्म कर दिया जाए और हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो जाए प्रत्येक व्यक्ति कि किसी के पास किसी चीज का अभाव ना हो, तो क्या ये जातीय आधार पर बनी हुई ऊंच नीच समाप्त हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? मैं आपको नीच देख ही नहीं पाऊंगा, आप मुझे नीच देख ही नहीं पाएंगे जो भी किसी पोजीशन पर होगा। बताओ ना किस चीज की कमी है तुम्हारे सामने, तुम मुझे किस आधार पर नीच कह रहे हो, तुम मुझे किस आधार पर कमजोर कह रहे हो? तुमसे ज्यादा खा सकता हूं, कुश्ती करनी है कुश्ती कर ले, दौड़ लगानी है दौड़ लगा ले, जो तेरे पास है मेरे पास भी है। यानी हमें बेसिकली अगर वाकई में आंदोलन करना है तो इस तरह का आंदोलन करना होगा कि इस समाज का एक भी व्यक्ति, क्योंकि होता क्या है देखिए, मैंने इस बात को समझा और बहुत स्ट्रांगली बोला, और जब बोला तो मेरे ही दोस्त, मेरे ही साथी, मेरे ही मित्र मेरे दुश्मन बन गए। मैंने जब ये बोला, और इसीलिए मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो मेरी इस बात के ऊपर मेरे दुश्मन ना बनते हो। मेरी बात क्या है? मेरी बात यह है कि गांधी जी कहा करते थे कि पैसे की एक क्वालिटी होती है कि उसे एक्यूमुलेट होना होता है, उसे इकट्ठा होना ही होता है। और आपने यह भाषा सुनी होगी कि रुपए को रुपया खींचता है, सुनी होगी। यानी कि अगर यहां रुपया ज्यादा है और यहां थोड़ा है तो ज्यादा वाले के पास ज्यादा ही आएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर रुपये को रुपया खींचता है तो आप सबसे मेंबरशिप फीस लेने के नाम पर मैं अगर सारा रुपया या परचेजिंग पावर अपने पास इकट्ठी कर लूं, यह ज्यादा बढ़िया है, या मैं ये कहूं कि ये परचेजिंग पावर आपके पास ही सुरक्षित रहे परमानेंट और जब जरूरत हो उसका इस्तेमाल हो जाए, ये ज्यादा बढ़िया है? पहले नंबर वाली कि दूसरे नंबर वाली? दूसरे नंबर वाली पे मेरे साथी मेरे दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि यहां खड़े हुए आदमी को अगर पावर चाहिए बेईमानी के लिए, अगर पावर चाहिए सामने बैठे आदमियों को दबाने के लिए, तो सबसे मेंबरशिप लेके अपने पास रखनी पड़ेगी ताकि सिग्नेचर, उसके सिग्नेचर के बिना काम ना चले। और यदि वो पावर मैं सबको देना चाहता हूं तो फिर मुझे 100% ईमानदार रहना पड़ेगा। तो सामने खड़ा हुआ आदमी, नेतृत्व करने वाला आदमी क्या 100% ईमानदार होने के लिए तैयार है? अगर है तो मैं गारंटी देता हूं अगले 5 साल में आर्थिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति मजबूत हो सकता है। लेकिन नहीं, सामने खड़े आदमी ही चोर मिलते हैं, उन्हीं को वो सारे लोगों को इकट्ठा करके, उनकी भावनाओं को इकट्ठा करके किसी को भी पेल देते हैं। कभी राजनीतिक रूप से, कभी उनकी ऊर्जा का क्षय इस तरह से करते हैं, कभी उनका पैसे का, और वो सब इस्तेमाल होता है किसी एक व्यक्ति के लिए। मैं कहता हूं अगर मेरे पास, इसलिए हमने मोर्चे में, जिस दिन मोर्चा बना और लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका क्या विजन है, आपकी क्या राय है, मैंने कहा कि मोर्चे में जिसको माइक मिल जाएगा वो ना अपना बिजनेस करेगा ना राजनीति में चुनाव लड़ेगा। वो राजनीति जरूर करेगा लेकिन चुनाव नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइक मिल गया है। यार, आप में से बहुत से लोग मुझसे ज्यादा ईमानदार हो सकते हैं, आप में से बहुत से लोग मुझसे ज्यादा काबिल हो सकते हैं, बहुत समझदार हो सकते हैं, लेकिन मुझे बाई चांस माइक मिल गया। आप नहीं उस रास्ते से गुजर पाए थे, मैं उस रास्ते से गुजर आया, लोगों की नजरों में चढ़ गया, मुझे माइक मिल गया, तो क्या अब मेरा अधिकार हो गया इसके ऊपर? नहीं। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाए कि माइक मिल गया है, दूर तक आवाज जा रही है, लोग बात को सुन रहे हैं, तो क्यों ना ऐसी बात सुनाई जाए, ऐसी आवाज लगाई जाए कि आओ सारे ईमानदार लोगों को, सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा करते हैं। और जिसको माइक मिल चुका है उसको कुछ मिलना है नहीं। आपने मोर्चे का ये लोगो देखा है? ये देखो, मोर्चे के लोगों में यहां है भारतीय स्वाभिमानी संघ, ये स्वाभिमान के साथ मशाल लेके खड़ा है और उस मशाल से देश को रास्ता दिखा रहा है। और वहां है जनता सरकार मोर्चा, वहां पे किसान के हाथ में तो है सांटा लट, और जो नेता है वो आगे हल में जोत रखा है बैल की जगह। हमने इसको ध्यान से देखिएगा, नेता को बैल की तरह। तो अगर राजनीति करनी है, हमारा बैल बनना है, तो हमारे साथ आ सकते हो। अगर आपको चौधरी बनना है, अगर आपको हमारे हाथ जुड़वाने हैं, तो फिर आप हमारा समर्थन नहीं ले सकते हो, फिर आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते हो। क्योंकि मैं अगर यहां मंच पे हूं तो मुझे बैल की तरह काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब
राजाओं की राजसी ठाठ की तरह काम करना पड़ेगा। कल ही तो ट्रेनिंग खत्म हुई अपने 24 को ही तो, ट्रेनिंग खत्म हो गए हम लोग डायरेक्ट सीधा वहां से, मतलब जैसे पहाड़ से उतर के सीधा कोल्हापुर, मतलब पुणे। तो ये इस तरह से यहां से जाते ही 26 को जो है, 27 को फिर कार्यक्रम, 28 को फिर कार्यक्रम, 29 को फिर कार्यक्रम, फिर 1, 2, 3 को फिर कार्यक्रम। तो ये नहीं है कि आपको मौका मिलेगा, करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जागरण का काम एक बार हो जाए फिर उसके बाद असली जो लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, आमतौर पे क्या होता है कि जागरण के दौरान मंच इतना मिल जाता है किसी व्यक्ति को कि वो फिर जो असली काबिल लोग हैं उनको निकालने का कोई मैकेनिज्म नहीं निकाल पाता। और काबिल आदमी क्योंकि हाईलाइट नहीं होते हैं। आप देखिएगा ये कार्यक्रम आयोजन करने में जिन लोगों ने असल में भूमिका निभाई होगी, फिर आवाज अब उस हिसाब से सेट करिए क्योंकि आवाज नहीं आती ना। जिन लोगों ने भी भूमिका निभाई होगी बहुत शिद्दत से और बड़ी ईमानदारी से, वो तो कभी इस बात की शिकायत भी नहीं करते हैं कि मेरा नाम नहीं आया। क्यों? उनको तो कभी सम्मानित भी नहीं किया जाता। शॉल तो उन्हीं को मिलती है जिनको माइक लेने का चस्का है। तो इसलिए हमको मालूम है कि भैया इस रियलिटी से जितना जल्दी हम लोग वाकिफ हो जाएं और असल में असली लोगों को समाज से निकाल करके उनको मजबूत करने की दिशा में काम करने लग जाएं, तो लोग असली होने की दिशा में काम चालू कर देंगे। क्योंकि तब पता लगेगा कि असली की वैल्यू है, सिर्फ दिखने वाले की वैल्यू नहीं है, करने वाले की भी वैल्यू है। तो जो बात को हम लेके जाते हैं वहीं से आपको, अगर आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ आ गया तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको करना क्या है। क्योंकि यह भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि मैंने बताया कि आपको करना क्या है तो आपका आंदोलन और हमारा आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। समझ गए? गाइडेंस अगर मैंने दे दी, क्यों? क्योंकि यह ज्ञान युद्ध है। जब होती है लड़ाई लड़ने वाली तो हर आदमी के पास हथियार होना चाहिए। हमको गुलाम रखा गया है अगर आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है केवल हमारी अज्ञानता की वजह से। अज्ञानता क्या है सोचकर देखो, अज्ञानता का लेवल क्या है। पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक आजादी की पूरी तरह से फॉलो नहीं करती है या करती है? नहीं करती है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज है किसी पॉलिटिकल पार्टी में? नहीं है। कहने को लोकतंत्र है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र फॉलो नहीं करती है। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चा जाता है, क्या स्कूल में शिक्षा दी जाती है या केवल जानकारी दी जा रही है? केवल जानकारी दी जा रही है, शिक्षा जीरो है। जीवन कैसे जीना है, टेंशन हो जाए जिंदगी में तो कैसे हैंडल करनी है, मां जिंदगी लो चल रही हो, बिल्कुल खत्म हो रही हो और संभल नहीं रहा हो तो जिंदगी को कैसे हैंडल करना है, रिश्ते खराब हो रहे हो तो जिंदगी कैसे हैंडल करनी है, समाज में कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक कैसे करना है, कोई चीज खराब दिखाई दे रही है तो उस पर बोलना या एक्ट करना कैसे है। क्या यह सिखाया जाता है स्कूल में किसी शिक्षक द्वारा? इसका मतलब शिक्षक अपना काम पूरा ठीक से नहीं कर रहा। अगर शिक्षक काम ठीक से नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? जिस दिन आप स्कूल में जाते हो उस दिन बच्चे को पहली चीज सिखाई जाती है, ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है लाइन में, ऐसे खाना है, ऐसे पकड़ना है, क्यों ऐसे बोलना है। अपनी मर्जी है यार उसकी कुर्सी के ऊपर पैर रख के पालथी मार के बैठने की, लेकिन नहीं, वो तो बच्चा सेंसिबल नहीं है ना उनके हिसाब से। बच्चा कुछ नीचे जमीन में बैठ करके मिट्टी के साथ खेलना चाहता है तो मम्मी 1 मिनट में छी 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 गंदा को क्या। बच्चा मां को बाप को बोल देता है सीधा सीधा कि तुम तो झूठ बोलते हो यार, तुम तो सारा दिन फोन पे झूठ बोलते रहते हो, तो उसको बदतमीज बच्चे का मतलब स्टैंप लगा दिया जाता है कि तुम तो बदतमीज ही करते हो, तुम तो बात नहीं मानते हो। वो सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि उसके पास शब्द नहीं है, लेकिन वो आपकी बात को पूरी तरह से फॉलो नहीं करना चाहता। लेकिन हमें गुलाम चाहिए, मां को भी, बाप को भी, टीचर को भी। क्यों जी? चाहिए ना। जब हम कहें उतने बजे उठें, जब हम कहें जिस स्कूल में हम दाखिला करा दें उसमें पढ़ लें, जितने बजे हम पढ़ने को बोले पढ़ लें,
जितना पढ़ने को बोले पढ़ें, जितने नंबर लाने को बोले उतने नंबर लाएं, और फिर उसके बाद एक अच्छी सी जॉब यानी नौकर, एक अच्छा सा नौकर बने बड़ा होकर। ये चाहते ना? अरे भाई जब चाहते ही गुलाम हो तो आजादी की कामना कैसे करते हो? अगर मास्टर जी ने भी गुलाम ही चाहिए और मां बाप को भी गुलाम ही चाहिए, तो आप आजाद होना क्यों चाह रहे हो खुद से? इसीलिए फिर वो जनरेशन बड़ी होकर कहती है, हां बिना सरकार के थोड़ी चल सकते हैं, डीसी नहीं होगा तो कैसे चले संभलेगा जिला, सरपंच नहीं होगा तो कैसे संभलेगा, प्रधान नहीं होगा तो कैसे चलेगा। इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाया। जनता सरकार मोर्चा में 4 साल से कोई प्रधान ही नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई ट्रेजरर नहीं, कोई पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। जैसे ऐसे ही बड़ा कोई कार्यक्रम करना हो, तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम करना था, हमने बोला भैया कार्यक्रम करना है, तुमको लगता है ठीक काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर दो कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम के लिए सपोर्ट कर दिया, कार्यक्रम हो गया, खाता खाली, जीरो, कोई पैसा ही नहीं है। लड़ाई किस बात पे बजेगी? ऊपर से प्रधान क्यों बने भाई? मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं? अगर मेरे सामने बैठा कोई व्यक्ति यहां पर, कोई जिसको लगता है कि हां उसे यहां बैठे आदमी से ज्यादा समझ है, तो एक काम करते हैं ना, यहां मंच पकड़ो, सबको आइडिया दो, बात समझाओ और अपने पीछे लगा लो। फुल मौका, सबको बराबर मौका, कोई टेंशन नहीं। जिसका आइडिया होगा वो इंप्लीमेंट करेगा और फुल अथॉरिटी से इंप्लीमेंट करेगा, और बाकी को समझाने की जिम्मेदारी उसकी होगी। ना तो तुम्हारा आइडिया लेके मैं चलूंगा, ना मेरा आइडिया लेके आपको चलने की जरूरत है, किसी को लेके चलने की, सबको बराबर तरीके से। इसीलिए वहां हर व्यक्ति जनता सरकार मोर्चा का, पुलिस वाले आते हैं, सीआईडी वाले, तुम्हारा प्रधान कौन है? कहते मैं ही हूं। तुम बताओ तुम्हें क्या कि नहीं कोई हेड है, मैं ही हूं। ट्रेजरर कौन है? ये है। और दूसरा काम कौन है? ये है। कोई खड़ा हो, चाहे कोई भी खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। उनको यही समझ नहीं आ रहा कि पावर कहां से आ रही है, क्योंकि पावर हमने रखी नहीं इधर, पावर सारी इधर ही रखी हुई है। जिस दिन हम गलत काम करें वहीं अपनी पावर रखो, और जो सही आदमी हो उसको दे दो उठा के। क्यों इकट्ठी करके देने की जरूरत क्या है? लेकिन चूंकि हमको स्कूलों में केवल गुलामी सिखाई जाती है, इसीलिए हम एक पूरी की पूरी पीढ़ी, मैंने बताया ना, आप लोग ग्रेजुएशन तक पढ़ ही आए कि युद्ध है, तो अब आजकल वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना। कमाल की बात है, हम खड़े होकर कह रहे हैं सारा स्क्रिप्टेड है, हम कह रहे हैं सारा गेम प्लान है, हम कह रहे हैं सब कुछ माइंड प्रोग्रामिंग है। लेकिन वो जो लोग हिस्ट्री पढ़ा है, युद्ध 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 युद्ध, वो कह रहे ना युद्ध तो हो रहा है, अभी पता नहीं इजराइल का क्या होगा, अभी पता नहीं फिलिस्तीन का क्या होगा। अरे भाई पूरा गेम प्लान है। इस सिस्टम को समझना, इसको समझने के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये चला कहां से। दिमाग घूम गया। जैसे आंकड़ों की बात हो रही थी, 1493 में तीसरा पेपल बुल आया आखिरी। वेटिकन के पॉप को लगा कि अब दुनिया पर कब्जा करने का समय आ गया है। उसने कुछ लोगों को चिट्ठी देकर भेजा, जैसे पहले अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने सुना होगा कि कोई चक्रवर्ती सम्राट है, वो अश्वमेध यज्ञ करता है, वो यज्ञ के दौरान अपना एक घोड़ा छोड़ता है और उसके हाथ में एक आदमी को भेजता है। उस पर लिखा होता है कि ये जो चिट्ठी जहां हम पढ़ रहे हैं, ये चक्रवर्ती सम्राट फलाने ढिमकाने ने भेजी है, और फलाना ढिमकारा कह रहा है कि अब तुम हमारी छत्र छाया में हो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, यदि तुम्हें हमारा राज स्वीकार है तो अभी हम यहां से आगे बढ़ते हैं, और यदि राज स्वीकार नहीं है तो तुम्हें हमारी सेना से युद्ध करना पड़ेगा। ऐसे होता है ना। ऐसे ही वेटिकन वाले ने भी सोचा कि यार भारत में ऐसा गेम प्लान है कि एक घोड़ा छोड़ दो, राज अपना हो जाता है। तो उन्होंने अपने घोड़े छोड़ने चालू करे। उन्होंने ढूंढा कि दुनिया कहां कहां है, पहले ढूंढ के तो आओ। कोलंबस और वास्को डी गामा, 2 लोगों का जिक्र आपने सुना होगा। कोलंबस चला गया अमेरिका की तरफ और भारत आ गया इधर की तरफ। वो वेस्ट में चला गया, वो मतलब इधर पूर्व की तरफ आ गया। और हरामी हमको पढ़ा रहे हैं, कहते हैं भारत की खोज किसने की। अरे भैया वो था पहले से ही, तुमने थोड़ी खोज करी है। ऐसे थोड़ा जमीन में थोड़ी गड़ा हुआ था कि तुमने खोज करके उसे बाहर निकाला हो। भारत पहले से एग्जिस्टिंग था भैया। खोज करने वाले तुम कौन होते हो?
वो तो भारत के लोगों ने पहले से खोजा हुआ था, लेकिन उसने खोज ये की उनके लिहाज से, क्योंकि पूरा सिलेबस रॉकफेलर फैमिली बनाती है ना। अगर आपको नहीं मालूम है, दुनिया की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जितना एजुकेशन पर काम होता है, चाहे यूनिसेफ पे काम हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक को तो पैसा देता है रॉथस्चाइल्ड फैमिली, और बाकी सारी की सारी एजेंसीज को फंडिंग करने का काम करती है रॉकफेलर फैमिली। ठीक है, आप देखोगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? बोला रॉकफेलर फैमिली ने की। अच्छा, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी किसने की? कार्नेगी तो नाम ही था, कार्नेगी और रॉकफेलर दोनों की ज्वाइंट कंपनी थी, कार्नेगी और रॉकफेलर की, तो दोनों ने मिलकर ही तो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी जो आजकल नंबर 1 आती है, अपने आप को खुद ही नंबर 1 कहते थे, खुद ही का पूरा सिस्टम है, खुद ही का पूरा है, तो कहते हैं हमारे वाली है, पहले वाली, फर्स्ट नंबर पे हमारी है पूरी दुनिया में, क्योंकि वो कहते अब यूनिवर्सिटी मेरी है तो मैं वहां आने वाले बच्चे को वो पढ़ाऊंगा जो मुझे चाहिए, तो वहां से निकलने वाले को मेरी कंपनी में ही नौकरी 5 करोड़ की मिले 10 करोड़ की। अब कमाल की बात यह हमको समझ नहीं आ रहा है कि भैया तुमने पढ़ने के लिए जो पैसा दिया वो भी मुझे दिया, पढ़ने के बाद अब तुम्हें मैं सैलरी दे रहा हूं 2 करोड़ रुपया महीना, 2 करोड़ रुपए महीने में तुम गाड़ी कौन से ले रही हो? पोर्श किसकी है? मेरी ये कंपनी है। उसमें क्या डाल रहे हो? पेट्रोल, वो किसका है? मेरी कंपनी का है। उसमें टायर घिसते हैं, किसकी कंपनी का है? मेरी कंपनी का है। उसमें स्पेयर पार्ट डलता है, चाहे लाइट डले, चाहे सर्विस करवाओ, चाहे किसको जा रहा है? मेरे को जा रहा है। ठीक, उसमें फिर घर लेते हो तो सीमेंट कंपनी किसकी है? मेरी है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है अडानी अंबानी की जितनी सीमेंट कंपनी है सब में जो इन्वेस्टमेंट है वो रॉकफेलर फैमिली की है इस वक्त भी। ठीक है, तो सीमेंट घर बनाते हो, सीमेंट किसका? रॉकफेलर का। टाइल किसकी? रॉकफेलर की। टूटी किसकी? रॉकफेलर की। बिजली का पंखा किसका? रॉकफेलर का। ट्यूब किसकी? रॉकफेलर की। ये माइक किसका? रॉकफेलर का। यहां खड़ा कैमरा किसका? मोबाइल किसका? रॉकफेलर का। तो जिंदगी में जितने काम करोगे, चाहे तुम डेस्टिनेशन वेडिंग करो तो भी रॉकफेलर को वापस दे रहे हो, तुम चाहे गाड़ी में जा रहे हो, बाइक को किक मार रहे हो, पेट्रोल चला रहे हो, केरोसिन ऑयल चला रहे हो, गैस जला रहे हो, सीएनजी चला रहे हो, जो चला रहे हो किसको दे रहे हो? रॉकफेलर को। तो उसे क्या दिक्कत है तुमको 5 करोड़ का 10 करोड़ का पैकेज देने में? बताओ क्या दिक्कत है? भारत में मौजूद जितनी कंपनियां हैं जो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनीज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ओनली, दुनिया में जितनी कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, उन सब में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 कंपनियों की है, बड़ी कंपनियों की। बाकी तो 15-16 कंपनियां हैं। मैंने वीडियो पूरी बनाई थी, मेरे को पाठ याद नहीं रहता, जो याद करके आता हूं। लेकिन 2 बड़ी कंपनियां हैं, वैनगार्ड एंड ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक उसमें सबसे बड़ी है। कितनी बड़ी है इसका अंदाजा यदि आपको लगाना है तो आप बताइए भारत की जीडीपी कितनी है? हमारा एनुअल बजट कितना? एनुअल बजट देख लेते हैं। भारत का कितना है? 50 लाख करोड़ के करीब है। कितना है? 50 लाख करोड़। अकेली ब्लैक रॉक का एनुअल वेल्थ मैनेजमेंट कितना है पता है? 1250 लाख करोड़ से ज्यादा, 1270 लाख करोड़। यानी अकेली ब्लैक रॉक कंपनी भारत के एनुअल बजट को देने लगे तो 25 साल भारत चला सकती है अकेली। और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रियों में गिना जा रहा है। समझो आप, हमारा उत्तर प्रदेश है ना, उसमें जितनी जनसंख्या है दुनिया में टोटल 5 ही देश हैं इससे फालतू वाले, यानी हमारा एक स्टेट। तो समझो वैनगार्ड को अगर पूरी दुनिया चलानी हो तो क्या मुश्किल है क्या? हाँ बताओ ना, क्योंकि क्या करना, चलाना क्या उसे, आप इसे लेकर आपको देना है। कैसे देना है? गेम प्लान समझाता हूं कैसे देना है। किसान ने फसल उगाई, यहां गेहूं उगा दिया, उस गेहूं को कहां लेके जाता है? वो सबसे पहले कहां लेके जाता है? मंडी में। यहां से ट्रैक्टर उठाएगा। ट्रैक्टर किसका? रॉकफेलर का। जॉन डीरे ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी तो सबको पता ही होगा। जितने ड्रोन हैं, जॉन डीरे बिल गेट्स का है, बिल गेट्स की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट रॉकफेलर किया है। ठीक है, वैनगार्ड और ब्लैक रॉक की। तो अब ट्रैक्टर किसका? रॉकफेलर का। तो गेहूं उठाया रॉकफेलर के ट्रैक्टर से, रॉकफेलर का डीजल डाल के मंडी में आ गया। मंडी में किसान को जो पेमेंट मिला तो रॉथस्चाइल्ड के बैंक में पैसा जमा हो गया। किसके बैंक में? समझिएगा, किसके बैंक में?
रॉथस्चिल्ड, कुछ रॉथस्चिल्ड बोल देते हैं, कुछ रॉथस्चाइल्ड बोलते हैं, अपन चाइल्ड बोल रहे हैं। अपन रॉथस्चाइल्ड मतलब रोटन की तरह जो होता है ना, खराब बच्चा, मतलब रॉथस्चाइल्ड इसलिए बोलता हूं। अब रॉथस्चाइल्ड के बैंक में पैसा जमा हो गया। अब पैसा ऐसे ही जमा नहीं होता है दादा, इस गेम को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए इकोनॉमिक्स को समझना बड़ा जरूरी है। इकोनॉमिक्स ये कहती है, आप में से कितने लोगों ने अपने पुरखों से सुना है कि भैया जितना पैसा होगा बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास, उतना ही नोट छाप सकता है? किसने सुना है? सुना है ना आप लोगों ने। अब कोई नियम तो होगा भाई, कितने पैसे पर कितना सोना रखना पड़ता होगा। क्यों जी? अरे भाई हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, सोई जाइए, मेरे को लगेगा सो रहे हैं। कोई नियम तो होगा ना कि कितने रुपए इकट्ठे हों तब हम कितना सोना रखें रिजर्व बैंक में। तो उसका नियम जब हम निकाल के लाए, हमने इस पे किताब भी लिखी है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। हालांकि एक बंदे ने अभी उसकी कॉपी भी कर ली है, छापने लगे, लेकिन जनता सरकार मोर्चा वाले में जो पहली किताब है उसमें सहलेखक मैं हूं, तो पीछे मेरी फोटो लगी है। अभी जिन्होंने उसी की कॉपी करके बेचने के चक्कर में कि लोग खरीदेंगे, खूब सारे प्रचार तो बलारा कर ही रहा है उस किताब का, उसी नाम से किताब छाप दे फिर से किसी की बैकाई में आके। तो वो देख लेना किसके वाली किताब है, बलारा वाली है कि दूसरे वाली तो यानी मोर्चे वाली है कि दूसरी है, किसी की पर्सनल है। तो उसमें क्या हुआ, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने जाकर के आर्काइव से, और मैं यहाँ पुणे भी आया था, पुणे में ही आर्काइव है एक आरबीआई की, वहाँ भी आए हम, वहाँ से दस्तावेज लेकर गए, और दिल्ली से आर्काइव से कागज उठाए, रिजर्व बैंक से पूछा, वित्त मंत्रालय से आरटीआई डाल के पूछा, भारत सरकार, केंद्र सरकार से पूछा, पीएमओ से पूछा, और उन सब से पूछने के आधार पर जो दस्तावेज, ऑफिशियल सर्टिफाइड कॉपी जो हमारे हाथ लगी, वो लास्ट जो कानून था पेपर करेंसी एक्ट 1882 था, जिसके मुताबिक यदि रिजर्व बैंक 15 रुपए छापता है तो उसे 1 तोला सोना अपने पास रखना पड़ेगा। यानी भारत के 15 रुपए की जो कीमत है वो 1 तोला सोना है। यानी अब गेम प्लान क्या है इसको समझना, इससे ये समझ लिया, सब समझ आ जाएगा। किसान ने 1 किलो गेहूं उगाया और हम ये मान लेते हैं उसे 15 रुपया मिला, समझे? 15 रुपया मिलते ही 15 रुपया सरकार को यानी आरबीआई को छापना पड़ेगा, रुपया छापना पड़ेगा, रुपया समझना। आरबीआई 15 रुपया छापेगी, रुपए के बराबर के नोट छापने की, लेकिन गेम प्लान अलग है। उन्होंने कहा रुपया अलग है और आरबीआई के नोट अलग है, क्योंकि आरबीआई के नोट के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो अब गेम चलता है यहां से, रुपया है, असली रुपया है सोना, उसके बदले में जारी करने होते हैं नोट। तो कितने रुपए के नोट जारी करने होंगे आरबीआई को? जब किसान 1 किलो गेहूं बेचता है और उसे वो पैसा देना है, वो छाप कर ही देना पड़ेगा ना। वो जब छाप कर देंगे तो कितने रुपए के नोट छापेगा बैंक? कितने? 15 रुपया छापेगा ना, क्योंकि उसने 15 रुपए का सामान उत्पादन किया है। उसने कुछ किलो गेहूं डाले थे, यानी कुछ ग्राम गेहूं डाले जमीन में, 1 किलो गेहूं उससे बना। 1 किलो गेहूं की कीमत 15 रुपए उसे मिलती है, तो आरबीआई छाप लेगा 15 रुपए। लेकिन यहां गेम अलग है, वो 15 रुपए के बराबर का सोना रख लेगा अपने वॉलेट में, और 15 रुपए की सोने की जो कीमत भारतीय रुपए में नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक नोट में आजकल कितनी है? 1,55,000 रुपया। तो 15 रुपया के नोट दे देगा किसान को और 1,55,000 रुपए के नोट छाप के दे देगा अडानी को। जब भी आप मेहनत करते हो, मोची मेहनत करता है और जूती गांठने का ले लेता है 15 रुपया, तो जैसे ही वो 15 रुपया आप खाते में जमा करते हो, यूपीआई के जरिए खाते में जाएगा, खाते में जग गया मतलब आपने कमाया। कमाया मतलब या तो उत्पादन का है या फिर वो मेहनत का है। मेहनत भी कमाई में आती है। उत्पाद जीडीपी, जो अगर कोई इकोनॉमिक्स का है क्या बंदा, इकोनॉमिक्स पढ़ी है जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो वो अच्छे से समझता है कि जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उत्पादन।
उत्पादन केवल और केवल जमीन से हो सकता है, केवल और केवल जमीन से। कोयला उत्पादन, सोना उत्पादन, ठीक है, चांदी, लिथियम, बॉक्साइट, कुछ भी जो जमीन से निकलेगा, या हमने बीज डाले, एक दाना डाला 1000 दाने हो गए, इसी तरह ईख हुआ, इसी तरह कुछ भी हुआ, यानी जो जमीन से निकला, या गाय थी उसने एक बछड़ी और दे दी, या भैंस थी एक बकरी थी एक बकरी और दे दी, या हमने मेहनत की, वो जो अनाज खाया, खा के पूरा दिन किसी के यहां दिहाड़ी किया, तो सर्विस, यानी वो भी उत्पादन है। तो जितना टोटल प्रोडक्शन प्लस सर्विस का जितना भी पूरे साल में टोटल होगा, उसके बराबर के नोट छप जाएंगे। और वो छप करके नया, क्योंकि नया उत्पादन हुआ ना, वो पुराने बीज डाले खेत में और नया हो गया तो नए के बराबर नए छपेंगे। तो छपने कितने चाहिए? जितना रुपया उनको मिला है। छपता कितना है? 15 रुपए के बराबर 1.5 लाख। यानी विद एवरी ट्रांजैक्शन इन बैंक में एक ट्रांजैक्शन में, यानी मोची ने जब जूती गांठते ही उसे 15 रुपया उसने लिया, वो उसकी कमाई में शामिल हुआ, वो उसके खाते में गया, खाते में जाते ही आरबीआई ने 1 तोला सोना रख लिया और 1.5 लाख अडानी को दे दिए, उसके बराबर के बैंक नोट लोन के रूप में। आपने किसी के यहां दिहाड़ी की, आपको 150 रुपया मिला, आपने 150 रुपया खाते में जमा किया और उधर से 150 रुपए का 10 तोले सोना आरबीआई ने रखा और वहां से 15 लाख रुपया अडानी को दे दिया। आपको 150 रुपया, उसको 15 लाख, बराबर मिलता रहेगा। तो इसीलिए आपकी जमीन जो कभी 2 लाख रुपए प्रति एकड़ थी, वो फिर 10 लाख हो जाए, क्योंकि अडानी तो खरीद सकता है उसे 10 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, 20 करोड़ का। बोल तू कीमत बोल, क्योंकि तुम इधर मेहनत करते रहो, उधर बराबर में 10,000 गुना उसको मिल ही रहा है ना। नहीं समझ रहे मेरी बात को? और ये गेम किसका है? क्योंकि अडानी अंबानी अभी रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड के हिसाब से चल रहे हैं, तो बड़ा बढ़िया है। अभी रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर कौन है? ये यहूदी है, ये इजराइल से आते हैं। इसीलिए यहूदियों का गुलाम यहां आके बोलता है कि यहूदी हमारे पप्पा हैं, बोलता है ना। यहूदियों को पप्पा कौन बोलेगा? यहूदियों की नाजायज औलादी बोलेगी ना। अब अपने रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर समझ आ गया? अमेरिका का एक भी राष्ट्रपति आज तक वो नहीं बना जिसका बीज यहूदी ना हो, जिसका ब्लड रिलेशन डायरेक्ट ब्लड में। ओसामा बिन लादेन नहीं, वो राष्ट्रपति नहीं था, ओबामा था। एक ही बात है, ओसामा और ओबामा में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। वो डिक्लेयर्ड आतंकवादी हैं, और वो ओसामा बिन लादेन तो क्या पता अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा हो इसलिए आतंकी घोषित किया गया हो, लेकिन ओबामा जैसे तो डिक्लेयर्ड आतंकी थे। अमेरिका तो डिक्लेयर्ड आतंकी है ना। हम इस देश को अमेरिका बनने में कोई ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि बहुत से प्रधानमंत्रियों ने सपना देखा है कि भारत को अमेरिका की तर्ज पर विकसित करेंगे। विक्षिप्त करेंगे। बेसिकली कैसे करेंगे? अमेरिका के लोगों को भी रेड इंडियन बोला जाता है। वहां का जो मूल निवासी है वो आदिवासी ही है। वहां का जो मूल निवासी है वो वही है जो अभी हमारे औल साहब ने बोला था, जो जंगल आधारित व्यवस्था, गांव आधारित व्यवस्था। क्योंकि जो प्यार आधारित व्यवस्था पे रहता हो तो गरीब ही रह जाएगा ना। उसको तो इन्होंने कह दिया तुम तो शेड्यूल्ड ट्राइब हो, तुम तो शेड्यूल्ड कास्ट हो, तुम तो बैकवर्ड क्लास हो, तुम तो बिछड़े हुए लोग। उनको तो बोलेगा पिछड़े हुए। और पिछड़े हुए बेचारे मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और तुम छाप लेते हो इतने, फिर तुम सूट बूट पहन के आते हो, तुम कहते हो कि हम हैं तुम्हारे बाप। तो इसलिए क्या हुआ अमेरिका में, उस वक्त की बात है जब 1700 के दौर में भी आपने देखा होगा गुलामी प्रथा वहां पर प्रचलन में थी। गुलाम किसको बनाते थे? वो कहते थे हम लोग साउथ अफ्रीका से लेके आते हैं गुलाम। रियलिटी ऐसी नहीं थी। अगर 10 गुलाम होते थे उनमें से 9 अमेरिकन ही होते थे। जैसे आज के टाइम पर अगर जेल में चले जाओगे तो 100 में से 90 क्रांतिकारी मिलेंगे अंदर, या क्रांतिकारी या झूठे केस में फंसा हुआ। असली क्रिमिनल आपको आजकल जेल में नहीं मिलेगा। जिन लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ हो समाज का काम करते हुए जाने का, तो आपको वहां रियलिटी दिखाई देगी। आपको पता चलेगा कि असली क्रिमिनल पुलिस के साथ सेटिंग करके, जजों के साथ, वकील, उसको तो सारे पता है सबूत कहां से लेने हैं, जबान क्या बोलनी है, उसको सारे लूप होल पता है। तो ना तो वहां कोई भी करप्ट मिलेगा, ना ही वहां कोई अपराधी मिलेगा। वहां मिलेंगे या तो समाज सेवी,
या फिर वो आदमी जिनको मालूम नहीं था यार ये भाईचारे में भला करने का नुकसान भी हो जाता है, मतलब वहां इस टाइप के लोग मिलेंगे आपको। इसी तरह से उस दौर में जब अमेरिका ने साउथ अफ्रीका से गुलाम क्यों लाने, गुलाम कौन थे साउथ अफ्रीका से लाए जाते थे, जो बेड़ियों में बांध करके और कैद करके पिंजरों में, वो भी वही लोग थे, भगवान बिरसा मुंडा जैसे लोग जो अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे। यानी वहां साउथ अफ्रीका में भी जो लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे इन यहूदियों से, उन लोगों को बंधक बना करके अमेरिका छोड़ दिया करते थे, गुलाम बना करके, और जो अमेरिका वाले थे उनको भी गुलाम बना करके वहीं रख दिया करते थे। क्यों? जंगल आधारित व्यवस्था में रहते हैं, तुम्हारा कबाड़ केमिकल लगाते नहीं है, फालतू हमें शरीर के ऊपर ध्यान देते नहीं है, इसलिए हमारा शरीर काला हो जाता है। हम जैसे लोग एसी में रहते हैं, हमारी चमड़ी गोरी हो जाती है, तो गोरी चमड़ी वाले कारी चमड़ी वाले को बोलते हैं कि तुम लोग तो आदिवासी, तुम लोग तो गरीब हो, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब पैसे के आधार पर छोड़िए, वो लोग चमड़ी के आधार पर भी डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी इज्जत करनी है कि नहीं करनी है। तो वो लोग क्या करते थे कि अमेरिका को भी कंट्रोल करना था, साथ में साउथ अफ्रीका को भी करना था, और पूरे के पूरे पूर्वी जो अपना भारत, खास तौर पे जो एशिया का जो दक्षिणी भाग है, कि सबसे समृद्ध भाग है ये। जो वास्को डी गामा ने आकर के यहां देखा तो उसने देखा कि यार ये क्या जमीन है, यहां टेस्टिंग करके देखो सारे मिनरल यहां पर है, पानी उठाकर देखो दिव्य बह रहा है, जमीन उठाकर देखो कोई आदमी कुछ कर ही नहीं रहा, सिर्फ बीज फेंक रहा है, जो हो रहा है उसको टेंशन ही नहीं है, सफिशिएंट है, सबके पास सब कुछ है, कोई ऊंच नीच नाम की कोई चीज है ही नहीं। जिस ऊंच नीच की और जात पात की बात आप कहते हैं और जब हम करते हैं, जो हम लोग ये करते हैं, आंदोलन करने वाले लोग, ये सारा जात पात का जहर घोला है अंग्रेजों ने, उनकी आयु शिक्षा ने। उन्होंने हमको पढ़ाया है कि सती प्रथा जो है वो इस फलाने हरामी ने कौन था वो, राजा राम मोहन राय ने नहीं करी थी, राजा राम मोहन राय ने। मैंने राजपूतों के बिल्कुल गहराई तक जाकर, जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, अपनी तो टीम में है ही वीरेंद्र सिसोदिया जी, आप सुनते होंगे, उन्होंने अपने जाकर के वो जो लोग लिखते हैं ना पूरे परिवार का कुर्सीनामा लिखते हैं, वहां जाकर आखिरी तक महाराणा प्रताप तक ढूंढ के आए कि बताओ हमारे समाज के अंदर, हमारे राजपूतों में सती प्रथा कहां थी, कौन सी पीढ़ी में थी। पता चलता है कहीं पर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहां सती प्रथा हो, क्योंकि कोई एक परिवार में एक आदमी एक दो औरतों ने, भाई हम लोग इनके अंडर नहीं आएंगे, जो आक्रांता है उनके उसमें शामिल नहीं होंगे, इसीलिए समझे ना आप, उन्होंने अपना खुद का शरीर बलिदान दिया था। वो उनकी व्यक्तिगत मतलब डिसीजन था, और वो सारा निर्णय उनका व्यक्तिगत था। हमारे समाज में किसी औरत को जबरदस्ती आग के हवाले करने का कोई रिवाज कभी नहीं रहा। जिन्होंने कहा, जिस दौर में देखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो दौर देखा है कि जिस वक्त कोई गांव में ठाकुर है, ठाकुर का कुआं है, और ठाकुर के कुएं पर कोई गरीब हरिजन परिवार का या कोई वाल्मीकि परिवार का पानी पीने आ जाता है तो उसको ठोकर मार दी जाती है, उसको मार दी जाती है। वो दौर अंग्रेजों का दौर है। उस वक्त गांव में, समाज में फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, हर तरफ एक आजकल देख लो आप, मेरा दुश्मन कौन है भाई, आप सोच कर देखो। मैं आपका बहुत अच्छा मित्र हूं, और हम दोनों मित्र बैठकर बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा भी फॉर्म भर के आया है, मेरे बच्चे ने भी कलेक्टर का फॉर्म भरा, आपके ने भी भर दिया, पता लगा कि 2 ही बच्चे पास हुए और कुर्सी एक ही है। बताओ कौन सा कहेगा कि तुम्हारे वाले का हो जाए तो बढ़िया है? बताओ। रात को मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे, हे भगवान उसके वाले को बुखार हो जाए, कल को इंटरव्यू में जा ही ना पाए। नहीं करेंगे क्या हम? यानी जब कंपटीशन वाला दौर होगा तो आपका बच्चा मेरे बच्चे का दुश्मन अपने आप हो जाएगा। जब गरीबी होगी तो मेरी गरीबी से फायदा उठाने वाला व्यक्ति मेरा दुश्मन हो जाएगा। जब चारों तरफ अंधेरा होगा, दिखाई नहीं देगा दुश्मन कौन है, असली दुश्मन। इसीलिए अंधेरा कायम किया गया है, चाहे टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, सेलिब्रिटीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, गलत किताबें छाप करके, प्रोपेगेंडा चला करके ये अंधेरा कायम किया गया है कि यहां बैठा हुआ आदमी मेरा दुश्मन है। मेरी जात के आदमी ने आपकी जात के आदमी के साथ कभी गलती कर दी, कुछ गलत कर दिया, तो मेरी जात पूरी की पूरी गलत कैसे हो गई? वो व्यक्ति गलत था,
वो दौर गलत था, वहां प्रचारित होने वाली इंफॉर्मेशन गलत थी। उसके बाद की सारी किताबें आपको मिलेंगी हिस्ट्री में। उससे पहले की किताबें कहां हैं बताओ? जब हड़प्पा संस्कृति की 5000 साल पुरानी हमारे पास इतिहास है कि 5000 साल पहले हमारे पुरखे पक्की ईंटें बनाना जानते थे। गलत की सही बताओ? मेरे हरियाणा में राखीगढ़ी नाम की जगह है, वहां पक्की ईंटों वाले नगर बसे हुए आते हैं। तो यदि उस एरिया में पक्की ईंटों वाला समाज था तो फिर वो गरीब कैसे हुए उसके बाद वाले जो कच्चे मकानों में रहते थे? इसका मतलब कच्चा मकान उन्होंने प्लान करके अडॉप्ट किया। जब ये देख लिया कि ये पक्के मकान एनर्जी हार्वेस्ट करके रखते हैं, ये दिमाग को, बुद्धि को खत्म करते हैं और हमें हमारा दुश्मन बनाते हैं। परिवार ही परिवार का दुश्मन होता है। आप देख लो, आपके परिवारों में, जयसिंहपुर में बैठे हैं, अभी बैठे हो, आप में से कोई ऐसा है जिसने नया मकान बना लिया और उसका पुरखों का मकान भी अभी बचा हो उसके पास? है कोई? हाथ खड़ा करो जरा, एक जना कोई हो जो मुझे सैंपल के तौर पे आपको बता सके। इसका मतलब आप बाहर से आए हैं सारे, ज्यादातर लोग। अगर जयसिंहपुर के होते तो जयसिंहपुर में तो मैंने काफी सारी बिल्डिंगें देखी हैं पुरानी, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग यहां बची हुई हैं। और मुझे ये जानकर बड़ा, क्योंकि जब मुझे पता चला कि चंडीगढ़ तो अभी का शहर है, उससे तो जबरदस्त व्यवस्था यहाँ की है, जयसिंहपुर की है, कि यार ये तो अल्टीमेट, मतलब बहुत ही शानदार, इतनी चौड़ी गलियां, इतनी चौड़ी सड़कें उसी वक्त बना के रखी जब गाड़ियां भी नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, है ना? तो ये बहुत अद्भुत सोच के लोग थे। वो कैसी सोच के लोग थे? जिनको पता था मकान की छत ऐसे ही होनी चाहिए। ये जो डिजाइन है ये ऊपर वाली ऊर्जा को हमें देने के लिए बनता है, और जब ये डिजाइन हो जाता है, चार दीवारी और ऊपर नीचे बंद हो जाता है, तो वो हमारी ऊर्जा क्लोज। अब जो आदमी यहां कबूतर खाने में रहता है, कबूतर खाना पता है ना, आप लोग उसे फ्लैट के नाम से जानते हो, ठीक है? तो जो भी आदमी यहां पर उस फ्लैट में रहता है, उसके घर में प्रेम और शांति कभी भी नहीं हो सकती। गारंटी से लिखवा के ले लो मेरे से, हो ही नहीं सकती। बीमारी उस घर से जा ही नहीं सकती। वो आदमी खुश रह ही नहीं सकता जो कबूतर खाने में रह रहा है। कितना ही अमीर हो, कितना ही बैंक बैलेंस पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, रिश्ते हमेशा ऐसे रहेंगे, बीमारी, बॉडी हमेशा डाउन रहेगी। कारण क्या है? क्योंकि जो प्राकृतिक ऊर्जा है, जो कुदरत की जो ऊर्जा है, वो आने का रास्ता छोड़ा ही नहीं उसने। मंदिर जो है वो सारे व्यापार का केंद्र बना दिए, वहां की ऊर्जा खराब कर दी। पेड़ जो है वो पुराने काट करके नए हाइब्रिड लगा दिए अपने पार्क में। अपने पार्क में देखोगे जितना भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जितने पार्क बने हुए हैं, जितने लॉन बने हैं, सब में जितने पेड़ हैं सारे हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड पेड़ जमीन को भी खराब कर रहा है, आसपास के पेड़ों को भी खराब कर रहा है, और नेगेटिव ऊर्जा के पेड़ हैं। नेगेटिव ऊर्जा के पेड़ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा के पेड़ पर पक्षी नहीं बैठता है, और पक्षी अगर नहीं बैठेगा, अगर शाम को आपके गांगन में या आपके आसपास पक्षी चहचहाएगा नहीं, तो आपके पूरे दिन का जो फ्रस्ट्रेशन है वो कूल डाउन नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअली नेचुरल हार्मोनाइजर होते हैं पक्षी। जो मेंढक की ट्र ट्र है, जो झिंगुर की वो शाम की आवाज है, और जो शाम को पक्षियों की चहचहाट है, वो चहचहाट एक्चुअली, अगर आप उनकी वाइब्रेशन का साइमेटिक उनका चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो दिमाग की उथल पुथल है उसको काम करने में, उसको शांत करने में, शांति देने में सबसे बड़ा रोल पक्षियों का है। अब सोचो कितनी बड़ी रिसर्च करके वो लोग आपके यहां पर आए होंगे और आपके नेताओं को कहा होगा कि एक पेड़ जो है वो मां के नाम लगाओ, मैं 1 लाख पेड़ बाप के नाम काटता हूं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये पूरी आध्यात्मिक लड़ाई है। जो मैं बोल रहा था, ये ज्ञान युद्ध है कि वो एक पेड़ मां के नाम हाइब्रिड लगा रहा है आपको लो रखने के लिए, और जो आपको हाई रखने के लिए पुरखों के पुराने पेड़ हैं, जो पुराना बीज है वो बच रहा है। ऊपर आसमान में केमिकल छिड़का जाता है जब भी पुराने पेड़ों के ऊपर बोर आना होता है। आप देखोगे पिछले 3-4 साल से आपके नीम के ऊपर निलोमिक क्या बोलते हैं उसको, निमोलिन नहीं आ रही है। आ रही है क्या? पेड़ सूख रहा, नीम सूख रहा है। आपका पेड़ ऐसे कुदरती नहीं सूख रहा है, क्योंकि मालूम है कि अगर निमोली हो गई तो वो बुखार नहीं चढ़ने देगी। उस दौर में जिसने खा लिया उसको बदहजमी नहीं होने देगी, लू नहीं लगने देगी, कूल डाउन नहीं होने देगी। फिर आपको आइसक्रीम ही खानी पड़ेगी, एसी में ही रहना पड़ेगा, और वो क्लाइमेट का उनका एजेंडा जो है वो खूब चलाएंगे। लेकिन असल ज्ञान
जैसे आज का दिन एक दिन बैठे हैं हम लोग, और जो लाइन आपने बोली थी औल साहब शुरुआत में ही कि क्या ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर हो सकती है, मतलब आपने तो वो फाइनल लाइन बोल दी, यही होना, यही केवल यही एक समाधान है। अभी मैं एजुकेशन की ट्रेनिंग कर रहा हूं, कोई है यहां जिसने अपनी 4-5 ट्रेनिंग करी हो, 2 या 3-4 ट्रेनिंग करी हो? करी है? कितनी करी है? 10 कर ली। क्या 10 में एक भी चीज रिवाइज होती है? अब 3-3 दिन की 10 कर ली, 7 दिन की भी करी, 10 दिन की भी करी, 7 दिन की भी करी। आप सोच कर देखिए कितना अंधकार है हमारे आसपास और कितनी चीजें समझनी है कि इन्होंने 10 ट्रेनिंग कर ली है, जिसमें 10 दिन की एक ट्रेनिंग है, 7 दिन की एक ट्रेनिंग है और 3-3 दिन की बाकी की 8 ट्रेनिंग है। इतनी ट्रेनिंग्स में एक भी चीज रिवीजन नहीं हुई है, तब जाकर के बंदे को यह समझ में आया है कि जीवन में कितनी सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी और क्या करना पड़ेगा। और यह बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, क्यों 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 हमें 10 ट्रेनिंग में आना पड़ा। अगर मैं ये कहूं कि भाई कमर भाई को 10 ट्रेनिंग्स में क्यों आना पड़ा, क्योंकि मैं बताऊंगा ही नहीं करना क्या है। जब मैंने ये बता दिया नीम आपको स्वस्थ रखेगा आपके बच्चों को, तो नीम आपको बचाना पड़ेगा। नीम बचाने के लिए आपको ये केमिकल ऊपर से जो छिड़क रहे हैं ये रोकने पड़ेंगे। केमिकल छिड़कने के 2 ही रास्ते हैं, या तो हर जिले से मैसेज जाए। हमने आज तक ज्ञापन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अरे हमारे 10 ज्ञापनों से क्या होना है? जिस दिन हमारी पावर होगी हम एक ही दिन क्रॉस कर देंगे ना। क्योंकि क्या होता है, बहुत जल्दी अहंकार में आ जाते हैं लोग। सरकार को 1-2 बार हिला दिया, सरकार को 1-2 बार गिरा दिया। सरकार हिलती है, जब भी आप खड़े होगे सरकार हिलेगी, लेकिन जब हिलेगी ना तो बैठ के चर्चा करेगा डीसी से, तेरी सीआईडी कहां थी भाई, कौन कर रहा है ये काम, कितना कर रहा है, किस किस के हाथ में है, कौन कौन लीडर्स हैं, पता करो, लीडर्स को पता करो, लीडर्स के रिश्तेदारों को पता करो, कौन कौन सरकारी डिपार्टमेंट में है, किस किस की फैक्ट्री है, किस किस ने कंपनी खोली हुई है, किसका कितना टैक्स जाता है, कौन कितना चोरी करता है, किसके परिवार में कौन कौन सरकारी नौकरी पर है, कौन कौन प्राइवेट पर है, बैंक बैलेंस कितना है, कर्जा कितना है, ये सब पता करो। और फिर उसके बाद उस मूवमेंट को चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैनेज किया जाता है। किसी को कर्जा देकर, किसी को फैक्ट्री, किसी को मान लो दिख रहा है कि ये काबू नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मुंबई नौकरी दे देते हैं 2 लाख रुपए पैकेज की। अब तो छोड़ के जाएगा ही ना जयसिंहपुर, है जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उनके पास आपने आधार कार्ड दिया हुआ है। अगर आपने आधार कार्ड दिया हुआ है ना, तो आप उसको ये मालूम है कि महीने में कितने रुपए क्रेडिट कार्ड से या फिर अपने कार्ड से यूपीआई से ठेके पे खर्च करते हो। उसको पता है कि कौन सी दुकान से तुम, कौन से ब्रांड के तुम कपड़े पहनते हो, कितना तुम्हारे घर का राशन आता है, किस किस को तुम दान देते हो, कहां, मोबाइल की लोकेशन से पता है तुम कहां कहां जाते हो। अभी भी उनको ये मालूम है कि सभागार में कौन कौन बैठा हुआ है, क्योंकि आप सबके मोबाइल आपके पास है, सबकी लोकेशन है, कितनी देर तक बैठे रहे सब मालूम है। आपके मोबाइल का माइक को आपने प्रमोशन अलाउ किया हुआ है, परमिशन की, वो तुमको सुन सकता है। तो जो हम यहां बोल रहा हूं वो सब सुन रहा है, वहां बैठा एल्गोरिदम बंद रहा है कि इन शब्दों का इस्तेमाल वहां पे बलारा कर रहा था। सब कुछ मालूम है उनको। आपका कितना ट्रैवल होता है, कौन सी बीमारी है, कितना खर्चा है, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, सोच के देखो। मान लो मैं आपको कहूं आपकी लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती है और कहां पढ़ती है, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या वाहियात सा सवाल है। लेकिन आपने तो अपने सारे बच्चों का सारा डेटा ऑनलाइन दिया हुआ है, कौन सा स्कूल, कौन सी क्लास, कहां जाता है, बस से आता है, कितनी पेमेंट है, कितना खर्चा है, सब दिया हुआ है ना। और वो इंटरनेट किसका है? रॉकफेलर का। एक भी सर्वर इंडिया का नहीं है, एक भी डेटा अपना नहीं है। ऑनलाइन जितना डेटा है सब यहूदियों के पास है। अब मुझे बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है ऑनलाइन डेटा का। अरे डॉक्टर साहब वो आधार कार्ड के बिना तो एडमिशन भी नहीं होता है, तो फिर करवा लो। नहीं आप तो कह रहे थे खतरनाक है, तो तुम मत करवाओ। तो नहीं करवाएं तो कहां जाए? मुझे क्या पता कहां जाए, मैं स्कूल खोल के दूंगा क्या? इतने सारे लोग बैठे हो, इतने मिलकर के एक स्कूल नहीं खोल सकते क्या? है भाड़ में जाए तुम्हारा सिलेबस, भाड़ में जाए तुम्हारा ये। हम अपने बच्चों के लिए तैयारी कर लेंगे, हमको मालूम है कि हर बच्चे को तैयार कैसे करना है। मैं क्यों बताऊंगा कि आपको कि क्या करना है। हाँ, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से हम 3 साल के बच्चे के बारे में भी ये बता सकते हैं इस बच्चे के पास पैदाइशी गुण कौन सा है। ये पैदाइशी रिसर्चर है, प्लेयर है, ये पैदाइशी बोलने वाला है, कवि है, लेखक है, संगीतकार है, डांसर है, कोरियोग्राफर है। पैदाइशी क्या है ये?
अगर ये पता चल जाए आप सबके बच्चों को कि ये पैदाइशी ये है, तो क्या आप सारे लोग भी मिलकर उन बच्चों को उनकी जिंदगी का मकसद देने में नहीं काम कर सकते क्या? कर नहीं सकते क्या? अब एक तरीका तो यह है कि जितने लोग बैठे हो सारे कमाते रहो और मेरे स्कूल को देते रहो। सारे कमाओ, अपनी जेब खाली मेरे स्कूल में। यही कर रहे हो ना? मेरे गांव से 20 करोड़ रुपया जाता है साल का 5 स्कूलों में, और हर गांव से जाता है। आपने बताया 6,49,000 समथिंग स्कूल गांव हैं। अगर मान ले कि 3 लाख गांव में ही प्राइवेट स्कूलों का खेल है, आधा मान लेते हैं, मेरे गांव में 20 करोड़ है। कैलकुलेशन करके देखो जनाब, आधे गांव कर दिए अब तो मैंने। 3 लाख गांव का गुना करके देखो, इतनी जीरोज तो कहां, कितना पैसा। और देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमाई देकर के उन स्कूल के मालिकों को दे रहे हैं। उन स्कूल के मालिक क्या कर रहे हैं? वो उन नेताओं की चमचागिरी कर रहे हैं। वहां जाकर उन्हीं के हिसाब से आपके बच्चों को गंदगी पढ़ा रहे हैं। गंदगी तो पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चे को बोलने की अकल नहीं, खाने की अकल नहीं, सोने की अकल नहीं, उठने की अकल नहीं, जिंदगी की अकल नहीं, टेंशन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट का नाम पता नहीं, रिश्ते कैसे निभाने उसका कुछ पता नहीं, लाइफ का कोई विजन नहीं, समाज का कोई विजन नहीं, कुछ नहीं पता है करना क्या है। इतने अंधकार में जाकर के इतनी गंदगी वाले स्कूलों में भी अपनी सारी कमाई दे रहे हैं। इससे अच्छा तो कम से कम ये सारे लोग मिलकर भी एक स्कूल खोल लें तो भी बढ़िया रहेगा, है? बच्चा क्या बनने के लिए बना है वो मैं बता दूंगा, सारी ट्रेनिंग मेरी तरफ से डन। ठीक, पहले बिजनेस था मेरा ये, एक आदमी को ट्रेनिंग देने का, फ्रेंचाइजी खोलने का 10.5 लाख रुपए लेता था। मैंने देखा कि इससे भी अमीरों को ही फायदा हो रहा है? बहुजन समाज के पास जब ये बात जाएगी, तब जब कभी सरकार 50 साल बाद कभी सरकारी स्कीम में लेके आएगी तो सरकारी स्कूल में, तो उस टाइम पे तो सरकारी स्कूल में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर से बात करी, एक नहीं 5 एजुकेशन मिनिस्टरों से बात करी। 2015 में इस गोभी से भी मिला था दिल्ली जाके, जिसको आप नरेंद्र मोदी कहते हो, क्योंकि गौतम अडानी इसका बिजनेस पार्टनर है और मेरा बिजनेस पार्टनर गौतम अडानी का बिजनेस पार्टनर है। तो वो गौतम को फोन किया तो गौतम ने कहा कि ठीक है मैं मिलवा देता हूं। मेरे से 10 बजे मीटिंग हुई, तय हुआ। अफसरों को क्या चाहिए मालूम है? कट कितना मिलेगा, कितना % मिलेगा। एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोलता है पता है? लगभग 4 लाख बच्चे हैं बलारा जी प्राइमरी स्कूलों में, 1000 रुपया महीना भी चार्ज करेंगे तो 10,000 रुपया हो गया। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ 50, 390 का था। बोला 50 करोड़ हमको दो, 40 करोड़ बाकी का तुम रखो। मैं तो फ्री देने की बात कर रहा था यार, लेकिन उनको प्रोजेक्ट दिखता है। जैसे आधार कार्ड, नंदन लीलकैनी का प्रोजेक्ट है, 2 या 2.5 रुपया खर्च होता है एक आधार कार्ड के बनने में, जैसे उनकी सैलरी, ऑफिस, कंप्यूटर, इंटरनेट का टोटल खर्चा मिला के 2 या 2.5 रुपया। मालूम है सरकार से कितना लेता है? आपका टैक्स का पैसा कितना ले रहा है? 1700 रुपया पर आधार कार्ड लेता है। 1700 गुना 100 करोड़ करके देखो, कैलकुलेटर में जगह नहीं है इतनी डिजिट्स की। ये तो एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। फिर ये जो हाईवेज बन रहे हैं, गेम समझना है आपको। 6,000 करोड़ रुपए का हाईवे बना, क्या 6,000 करोड़ रुपया दिया बैंक ने उसको? रुपया दिया कि रुपए के नोट दिए? रुपए के नोट भी नहीं दिए, सिर्फ डिजिट दिया, सिर्फ डिजिट ट्रांसफर किया, कोई पैसा नहीं है। उसके बदले में आरबीआई ने कोई पैसा नहीं रखा। तो फिर वो पैसा कहां से आएगा? फिर आप टोल के रूप में दोगे, और जब आप दोगे, जैसे ही आप 15 रुपया दोगे, अडानी को 1.5 लाख मिलेगा। 1 रुपया टोल टैक्स का देते हो, अगर आपके खाते में बैलेंस पूछने का 10 रुपया कटता है तो अडानी को लगभग 1 लाख रुपया मिलता है उसका। अगर आप टोल पे 15 रुपए देते हो तो 1.5 लाख मिलता है। अगर आप जितना भी रुपया बैंक में जमा, जहां भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो और वो कंप्यूटर में दर्ज हो जाती है, वो रुपया सीधा उसका 10,000 गुना अडानी अंबानी को, इनको मिलता है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली को मिलता है। अब आप सोच कर देखो, आप सारे लोग उनको भरने पे लगे पड़े हो और लड़ाई लड़ रहे हो पता नहीं कोई और, वो खेल रहा है उधर और कह रहा को उधर है। किसी को ब्राह्मणों के पीछे लगा रखा है, किसी को मुसलमानों के पीछे लगा रखा है, किसी को जाटों के पीछे लगा रखा है, किसी को राजपूतों के पीछे लगा रखा है, किसी को एससी समाज के पीछे लगा रखा है, किसी को ओबीसी के, किसी को जनरल कैटेगरी के, किसी को रिजर्वेशन के, किसी के विदाउट रिजर्वेशन,
कभी यूजीसी का मुद्दा है, कभी यूसीसी का मुद्दा है, कभी जो है एनआरसी का मुद्दा है, कभी एसआईआर का मुद्दा है, कभी कोई सा मुद्दा। ये मुद्दे हैं, असल लड़ाई वहां चल रही है, उसका पता ही नहीं है। इधर अंधेरा कायम करके रखा हुआ है उस वक्त। और ये कोई आज की लड़ाई नहीं है भैया। जब हम कहते हैं कि आप क्या सोचते हो, इस जीवन में ये लड़ाई को लड़ लोगे और जीत लोगे, अगर अपने बच्चों के लेवल पर सोचने की हिम्मत नहीं है। 1493 में बोला है मैंने, आखिरी पेपल बुल, तीसरा पेपल बुल आया है। अगर 1493 में पेपल बुल आया है तो आज 2026 चल रहा है। 700 साल पुरानी परंपरा, उनकी लड़ाई, उनके षड्यंत्र, उनके गेम प्लान, उनके सिस्टम को तोड़ दोगे आप लोग 5 साल की एक राजनीतिक अधिवेशन से, आंदोलन करके तोड़ दोगे? लगता है आपको? आपको मालूम भी नहीं है। आप ही लोग, कोई मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है, वही रॉथस्चिल्ड, सारा मेडिकल फार्मा, बिग फार्मा रॉकफेलर फैमिली का है। कोई यहां पे पेस्टिसाइड की दुकान पे काम कर रहा है, सारी पेस्टिसाइड, पूरी दुनिया में जितना पेस्टिसाइड, मैं आपको बता देता हूं, इराक अमेरिका का युद्ध हुआ जब सद्दाम हुसैन के ऊपर उन्होंने बायो वेपन का इल्जाम लगा करके जब अटैक किया था और फांसी दी थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं था, इसलिए फांसी दी गई थी। सद्दाम हुसैन अपने देश के लोगों के लिए लड़ रहा था। वो उनके डॉलर के राज के नीचे झुकने से मना कर दिया, डिक्लेयर कर दिया था उसने कि सोना देना पड़ेगा अगर तेल चाहिए तो। और यहूदियों ने अमेरिका को अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। अमेरिका नहीं है। अमेरिका के जो रहने वाले लोग रेड इंडियंस हैं वो तो मात्र 2% बचे हैं। अमेरिका के किसी कोने में, जंगलों में एक कोने में पड़े हुए हैं। जैसे हमारे आदिवासियों को खदेड़ने का गेम चल रहा है। असली मूल निवासी, शहर में रहने वाला आदमी मूल निवासी नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूं। अगर काम के बदले पैसा ले रहा है तो मूल निवासी नहीं है। अगर वोटर कार्ड बनवा रखा है तो मूल निवासी नहीं है। आधार कार्ड बनवा रखा है तो मूल निवासी नहीं है। अगर कुछ भी भरी में ले रहा है तो मूल निवासी नहीं है। भारत का आदमी भिखारी नहीं है। भारत का मूल निवासी देने वाला है, वो मालिक है इस धरती का। धरती का मालिक लेता नहीं है, देता है। वो इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करता, वो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करता। वो सेलेक्ट करेगा कि मेरा नेता कौन होगा, इलेक्ट नहीं करेगा, उनके सिस्टम में नहीं आएगा। जो मूल निवासी है वो उनके सिस्टम में नहीं है। मूल निवासी, और जो उनके सिस्टम में है वो मूल निवासी नहीं है। तो अमेरिका को बना रखा है इन्होंने अपना अड्डा, और अमेरिका से चलता है सारा खेल। अमेरिका को रखते हैं फ्रंट में, डॉलर को रखा हुआ है आजकल। और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, डॉलर टूटना तय है। अगर कोई पूछे, सत्ताएं यानी नया विश्व व्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था, आज की विश्व व्यवस्था में डॉलर को मजबूती दे रखी है। यह कब दी डॉलर को मजबूती? क्या आपको मालूम है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस वक्त तो अंग्रेज भारत में थे ना। आधिकारिक रूप से यहां के जितने कानून आते थे वो रानी के वहां से बनकर आते थे, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से। उस वक्त भी जब उसको किताब जो रुपया मूल्य का मापक है उसमें हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़े दिए हुए हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि 1600 ईस्वी में जब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है उस वक्त दुनिया की टॉप 14-15 जीडीपीज में इंग्लैंड और अमेरिका कहीं पर भी नहीं है। पहले नंबर पर या तो चाइना है या इंडिया है। दोनों की लड़ाई हो रही है, मैं ऊपर रहूं कि तुम ऊपर रहो। और पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% दोनों देशों के पास है। लगभग किसी के पास 24 तो 26, 26 तो 24, यानी 50% पूरी दुनिया की जो आमदनी है वहां पर भारत और चाइना खड़ा है। सारी संपदा हमारे पास है। सोने के इतने भंडार हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आज मूल निवासी खड़ा हो जाए, आज इस देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा हो जाए और सिर्फ कोयला और सोने पे टारगेट कर दे, और वो ये कह दे कि सोने और कोयले को हम निकालेंगे और निकाल करके ये पैसा हम भारत की ट्रेजरी में जमा करेंगे। मैं नहीं कहता हमको दे दो, मैं कह रहा हूं भारत की ट्रेजरी में जमा करेंगे तो 140 करोड़ देश के लोगों को 3 लाख रुपया महीना मिल सकता है। इतना सोना है अपने पास इस वक्त, और इसीलिए जंगल कट रहे हैं, इसीलिए बेघर किया जा रहा है, इसीलिए आपको खाली किया जा रहा है, इसीलिए आपके बच्चों को इंटरनेट के अंदर ऐसे डाला जा रहा है ताकि गलती से भी नजर उठाकर जंगल की तरफ और पक्षियों की तरफ देख लिया तो ये लोग जाग जाएंगे। क्योंकि वाइब्रेशन हाई होते ही चीजें समझ आ जाएंगी तो फिर मुसलमान दुश्मन दिखना बंद हो जाएगा।
फिर पता लगेगा असली दुश्मन ये नहीं है, असली दुश्मन वहां है, असली दुश्मन कोई और है, वो समझ में आ जाएगा। आज हम लोग देखो, आपने एक लाइन पूछी थी कि क्या ये कौन सी जाति धर्म नस्ल से संबंध रखते हैं, और क्या यहूदी जूस और ब्राह्मण एक ही हैं? ब्राह्मण परंपरा के ऊपर हमारे लोग यकीन करते थे, ब्राह्मणों को अनकंडीशनल बेहद सपोर्ट मिलता था, जो इस भारत का निवासी है, जो भारत का ब्राह्मण है, और ब्राह्मण यहां का ब्राह्मण कभी भी इस समाज के नुकसान नहीं करता था। तो यहूदियों ने अपने लोग भेजे थे ब्राह्मण बना करके, जिनका खून जिनके बह रहा है, वो आजकल सबसे ज्यादा अगर बैठे हैं तो आरएसएस में बैठे हैं, वो यहूदी, वो खून है वहां, वो ब्लड लाइन को ही वो इंपॉर्टेंस देते हैं सबसे ज्यादा। अगर मैं कहूं पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टियों का वर्चस्व अगर किसी के पास है, अगर यहां जितने मीडिया घराने जितने भी हैं, जितने मीडिया घराने हैं भारत के अंदर, अडानी अंबानी को लेकर के चले जाओ, उसके बाद का खेल देखो, कोई भी जो चीफ एडिटर है वो ब्राह्मण के अतिरिक्त या बणिये के अतिरिक्त दूसरा आदमी नहीं मिलेगा आपको, केवल वही है, प्योर, पूरा प्योर ब्लड, और वो उस ब्लड देख करके उस पोजीशन पर बिठाए जाते हैं, खून देख करके कहां से आए हैं। तो आजकल तो जो है उन यहूदियों का खून किसी राजपूत में भी आ चुका होगा, ब्राह्मण में भी आ चुका होगा, SC ST में भी आ चुका होगा, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज का जो गेम इन्होंने खेला है, ये इसीलिए खेला है कि सबकी ब्लड लाइन को दूषित कर दिया जाए, सबके यहां पर यहूदी घुस जाए, सबके गांव में कोई ना कोई इंटरकास्ट मैरिज किया हुआ बंदा घुस ही जाए, सब पता ही ना चले कि असली ब्लड कौन सा है। क्योंकि फिर आप इतिहास में ये नहीं कह पाओगे कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। कहां से वंशज हो? तुम्हारी मां तो फलानी थी, समझ गए ना? तुम कहां से रह गए वंशज? खून ही नहीं रहा तुम्हारा वो, तो तुम भारत के निवासी, मूल निवासी कहां से रह गए हैं? क्योंकि मूल निवासियों का खून ही नहीं रहा। अब तो खून यहूदियों का हो गया भैया। तो अब उन्होंने अमेरिका को बनाया था गेम प्लान। उन्होंने कहा कि नई विश्व व्यवस्था बनानी है। तो हाँ, मैं पहले उधर लेता हूं, विश्व युद्ध पे लेके आता हूं। जब 1600 ईस्वी के बाद पहला विश्व युद्ध हुआ, 1911 से 14 चला था, 14 से 18। देखो ना कमाल की बात, विश्व युद्ध शुरू होता है और अमेरिका टॉप के 5 देशों में शामिल हो जाता है, क्योंकि हथियार बनाने की, मिसाइल बनाने की, बंदूक बनाने की सारी फैक्ट्रियां अमेरिका में हैं, और वो सारी यहूदियों की हैं, इजरायलियों की हैं। और जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो अमेरिका और इंग्लैंड टॉप के 5 में दोनों आ चुके हैं। और जिस वक्त ये देश के साथ आज़ादी का नाटक खेला जाता है 1947 के दौरान, उस वक्त भारत टॉप के कंट्रीज में कहीं भी नहीं है। और आज हम पूरी दुनिया में कहीं भी स्टैंड नहीं करते, कहीं भी। अगर ये संपदा जितनी भारत में है सिर्फ यही रह जाए, और जितने ये एलिवेटेड हाईवेज बने हैं और ये रेलवे के ट्रैक बने हैं, ये आपको क्या लगता है ये आपकी सुविधा के लिए हैं? किसान का ट्रैक्टर नहीं जा सकता, आपकी मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, आपकी रेहड़ी नहीं चढ़ सकती इस सड़क के ऊपर, पता है ना आपको? ये जो नए एलिवेटेड हाईवेज हैं ये आपके लिए नहीं बने हैं। ये असल में इसके 2-3 काम हैं। पहला, देश की सारी संपदा को बंदरगाह तक पहुंचाना। देखो सारे के सारे बंदरगाह तक जाते हैं, ये किसी ना किसी बंदरगाह तक जा रहे हैं, कोई सीन नहीं है, कहीं से चले, चाहे वो जम्मू से चले, चाहे वो सेंटर भारत से चले, कहीं से चले, लास्ट उसका कहां है? बंदरगाह। और वो सारी की सारी मुद्रा पोर्ट से जरूर जुड़ेगा, यानी अडानी की जरूर होगी वो मुद्रा, वो पोर्ट जो है वो अडानी का होगा। ठीक। दूसरा खेल, नई वंदे भारत ट्रैक बनी, वंदे भारत के लिए बुलेट ट्रेन का नौटंकी चला, वंदे भारत नाम की अडानी की प्राइवेट ट्रेन आई, और उस ट्रेन को अब आपने देखा होगा खेल, पूरा दिन उस ट्रैक के ऊपर बैठकर देखो, 24 घंटे में अगर वो ट्रेन 5 बार गुजरती है वंदे भारत, तो 50 बार वहां हमारे खनिज भरे हुए कैंटर्स, टैंकर्स गुजरते हैं। पूरी भरी की भरी ट्रेन, कोयला, लोहा, लिथियम, बॉक्साइट, सब का सब यहां से बंदरगाहों तक जा रहा है। या तीसरा काम है जो सिल्क रूट का जो बना है, अफगानिस्तान से हीरोइन लेकर आनी है,
क्योंकि आपकी अगली पीढ़ी को परमानेंट नशे में रखना है। अगला जो अनाज आपको मिलेगा वो पैकेट वाला मिलेगा, या तो आपको खाते में पैसे आया करेंगे, जो फ्री का अनाज ले रहे हैं ना नॉन मूल निवासी, वो लोगों को अब आने वाले टाइम में या तो खाते में पैसा मिलेगा, खाते में पैसा आते ही आपको 15 रुपया मिलेगा और अडानी को 1.5 लाख खाते में मिलेगा तो भी अडानी की मौज है, और नहीं तो पैकेट वाला मिलेगा तो थोड़ी थोड़ी हीरोइन डाल के देंगे। तो कुछ सालों के बाद जो है वो आपका बच्चा केवल वही वाला मांगेगा जो वहां से आता था, जो कोटे से आता, वो बोलेगा मैं अपना नहीं उगाऊंगा, वही वाला चाहिए, वही वाला तो खाली अडानी का है भैया, वो तो वहां से आता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर चाहिए तो आपकी किसी की भी जमीन पर आपका मालिकाना अधिकार नहीं रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2017 की ट्वीट है, आपको जाकर सर्च करनी पड़ेगी। 2017 में उन्होंने एक वीडियो बनाई है, बाकायदा वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को बताया है कि हमारा सपना है बाय द एंड ऑफ 2030 वी आर ट्राइंग टू मेक सच अ वर्ल्ड वेयर यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आपका किसी चीज के ऊपर मालिकाना अधिकार नहीं होगा, लेकिन आप खुश रहेंगे। अब इससे मैं कैसे आपको जोड़कर दिखा सकता हूं? देखो भैया, मुझे तस्वीर का दूसरा पहलू एग्जैक्ट पता है, लेकिन मैं आज आपको पूरी तरह से नहीं बता सकता, क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं है। अगर दीवार के परले पार आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और मुझे उस षड्यंत्र का पता है और आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब यह नहीं है, आप अगर उस दीवार के परली साइड देख नहीं सकते तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो षड्यंत्र भी नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अब उसको 100% सच मान लेना है, पर एक बार दिमाग में इतना तो मान लो, अगर ये सच हुआ तो। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, सोचो जरा, जब भी मकान बनाते थे तो मकान बनाते समय क्या कहते थे? सड़क है इतनी, वो बोलते अगर कल को सड़क ऊंची उठनी लगी तो घर को थोड़ा ऊंचा बना लो, अगर कल को बाढ़ आने लगे तो ये चीज इतनी ऊंची बना लो, अगर कल लड़ाई होने लगे तो इसके लिए ये कर लो, कल को चोरी होने लगे तो उसके लिए ये कर लो। इसका ये मतलब थोड़ा वो चाहते थे कि ऐसा हो, वो कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ होने लगे तो उसकी तैयारी पहले से करके रखो। मैं कह रहा हूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने नेताओं के माध्यम से, अपने चापलूसों के माध्यम से, देखिए आपका असली दुश्मन कौन है? बॉलीवुड में बैठे हुए भांड, ये आपके असली दुश्मन है। पूरा बॉलीवुड, स्क्रीन पर आ रहा प्रत्येक चीज, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसकी है? बिल गेट्स की। बिल गेट्स किसका है? रॉकफेलर की नाजायज औलाद। ठीक है, तो आपको पैसा दे रहा इंटरनेट किसका है? रॉकफेलर का। तो पैसा आप दे रहे हो फोन करने का, फोन सुनने का, इंटरनेट चलाने का, डेटा का, मोबाइल का, लैपटॉप का, टैब का, स्क्रीन का, टीवी का, एलईडी का, किसको दे रहे हो? रॉकफेलर को। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन उसमें फीड करते हो, आज दिन में कितनी सीरीज देखी, किस टाइप की सीरीज देखी, सारा एल्गोरिथम आ जाता है। कौन सा एप्लीकेशन चलाया, क्या क्या किया, दिन में कितना टाइम वेस्ट किया, कितने दिन मोबाइल से दूर रहे, कितने कदम पैदल चले, ये भी पता है उनको मालूम है इस देश के लोग इतना किलोमीटर ट्रैवल करता है डेली, तो इतने साल तक ट्रैवल करता रहा तो इनमें ये वाली बीमारी कंफर्म है, होने वाली है। उनको मालूम है कि ये आदमी अगर इस तरह हालात में ये वाली मूवीज देखता रहा तो ऐसी ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारियां इसको होंगी कि इसको ये वाली बीमारी होंगी, तो पहले से ही टीवी पे ऐड आने लग जाएगी। इनको मालूम है कि जब इन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है तो इनकी अगली जनरेशन नपुंसक होगी, तो टीवी पे आ जाएगी। अब आईवीएफ आपके जोधपुर में भी, अब आईवीएफ आपके इस्लामाबाद में भी, अब आईवीएफ आपके जयसिंहपुर में भी। उससे अंदाजा लगा लेंगे जयसिंहपुर में कितने बच्चों को वैक्सीन लगी है, वहीं से देख लेंगे इतने बच्चे एक बार नपुंसक होने वाले हैं। तो अब इतने आईवीएफ की जरूरत पड़ने वाले, तो दुकान पहले ही खुल जाएगी। आईवीएफ की टेक्नोलॉजी किसकी? रॉकफेलर की। वैक्सीन की कब, और वो किसकी? रॉकफेलर की। तो अब वो गेम आपको इस तरह से रखते हैं। मैं जो बता रहा था कि 2030 तक वो लोग क्या करने वाले हैं, उसकी एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूं। आप बताइए सोचकर, बच्चे की पढ़ाई आपको गांव में अच्छी मिलती है कि शहर में? अब तो समझ आ गया, दोनों जगह कचरा है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो उनको क्या लगता है कहां मिल रही है? शहर में। शहर में जाना आना आप अगर अपनी गाड़ी से करते हो तो महंगा पड़ता है, पूल करके जाते हो तो सस्ता पड़ता है।
शहर में गाड़ी रखना, बड़े शहर की बात हो रही है, जहां के लोग आकर के फिर छोटे शहर वालों को बताते हैं कि हमारे शहर में तो ये वाली चीज ऐसे चल रही है। अगर आपको कितने बजे का था छुट्टी, कितने बजे करनी थी जी? लंच का टाइम जा लिया मेरे को लगता है। अभी कितना टाइम हुआ है? अच्छा ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि बड़े शहर में गाड़ी रखना ज्यादा आसान है या रेंटेड गाड़ी पर चलना आसान है? बड़े शहर वाले कह रहे हैं कि रेंटेड गाड़ी रखना आसान है, क्योंकि चलती कम है, इंश्योरेंस का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा, पार्किंग का खर्चा ये ज्यादा पड़ता है, बजाय इसके रेंट पे लेके चलो वो सस्ता पड़ता है। और अगर 2 लोग पूल कर ले तो बिल्कुल ही सस्ता पड़ता है। तो आने वाले समय में आप अपनी गाड़ी को भी रेंटेड दे दें, ओला उबर की तरह कोई कह दे, ऑफर कर दे कि आपको इतना रुपया महीना मिलेगा, तो आप भी देना चाहोगे? गई गाड़ी तो ठीक है। अब दूसरा बताइए, बच्चे को पढ़ाई करने की है, फिर बच्चा 10 साल 15 साल रहने ही वाला है, आप सोच लेते हो घर बना लेते हैं। घर बनाने के बाद समझ में आता है कि यार किराए पे ठीक थे कि नहीं। रहना महंगा पड़ता है किराए पर या फिर अपना घर बनाना? भाई देखो, रहना अगर आपने बेचना है तो बनाने में फायदा है, बना के बेचते रहो, वो कहानी अलग है। पर आपको रहना है अगर, तो अपने घर में रहना सस्ता है या फिर दूसरे के घर में? किराए पर रहना सस्ता है ना, जितनी जरूरत होगी उतने में ही रहे, उतना ही लेंगे। रेंट दिया, खराब हुआ अगले का हुआ। मैं तो कहता होता हूं कि समझदार लोग जो हैं, और सॉरी बेवकूफ लोग जो हैं, शहर में मकान बनाते हैं और समझदार उनमें किराए पर रहते हैं, क्योंकि किराए पर रहना सस्ता पड़ता है। अब आप बताइए, थोड़े दिनों में आप अपने भी मकान को अगर किराए पर देकर खुद किराए पर चले जाएं तो सस्ता खर्चा नहीं चल रहा है। अपने वाले की 3 बिल्डिंग है, खाम खाई का रोंदा हुआ है, तो इससे अच्छा है कि तीनों को हम रह गए मियां बीबी दोनों, क्योंकि बच्चे तो हमने बहुत पढ़ा लिखा दिए तो कंपनी में बड़ा पैकेज मिल गया। बड़ा पैकेज आपके शहर में तो मिलेगा नहीं, उसे शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। वैसे भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है वो आपका बच्चा, और वो आपसे भाग करके दूसरे शहर में रहेगा। दूसरे शहर में रहेगा तो दोनों रह गए बेचारे बूढ़ा बुढ़िया, एक दूसरे को ताने देते हुए। उनको अब रहना है, वो सोचते हैं यार 3 मंजिला मकान बनाया तो बच्चों को सोच कर था, अब रहने वाला कोई है नहीं, अब एक काम करते हैं, खर्चा चलता रहेगा अपने आप, बच्चों को तो हमारी सुध है नहीं, तो 3 जो फ्लोर हैं ये दे देते हैं किराए पर, और 1-2 कमरे का ले लेते हैं फ्लैट में। सस्ता कौन सा पड़ेगा, किराए पर रहना कि अपने में रहना? तो धीरे धीरे आप अपना मकान रेंट आउट करने के लिए तैयार हो, रेडी हो रहे हो ना। और इसी तरह से अपने बच्चे तो आपने किराए पे दे ही रखे हैं, कंपनियों को दे रखे हैं ना। वो बच्चे ना तो समाज के लिए यूज हो रहे हैं, ना उसमें समाज का कोई और काम हो रहा है, वो तो रॉकफेलर को मजबूत करने पर लगे पड़े हैं। गांव को मजबूत किसी ने नहीं किया आज तक। कलेक्टर बन गया गांव से, आज तक मुड़कर गांव की तरफ देखा नहीं। मंत्री बन गया गांव से निकलकर, आज तक मुड़कर वापस देखा नहीं है। और स्वामी जी बुरा नहीं मानना है, पर साधु संत भी कोई निकल गया तो वापस आकर अपने गांव को देखा नहीं। सारे देश को देख रहा है, अपने गांव को नहीं देखा। क्यों जी? है सारा ज्ञान दूसरों के लिए है, बस सारी समझ, सारा नॉलेज, सारा जो डीसी बना, सारी पावर देश को संवारने के लिए, अपने गांव संवारने का किसी पर टाइम नहीं। क्योंकि जो हमने हमारे गांव में जो हालात बनाए वो भी हमारे बनाए हुए नहीं है। इस बात को समझिए, मैं सौभाग्यशाली इस मामले में हूं कि मुझे चीजें दिख जाती हैं 10 साल पहले, क्योंकि और दुर्भाग्य भी है ये, इट्स वेरी हार्ड बर्डन, मतलब हैवी बर्डन है भाई। कुछ कर नहीं पाते तो दुख बहुत होता है, पर ऐसे आकर अपनी भड़ास निकाल देते हैं तो फटती शांति की, ले अपनी भड़क इनको दे दी। अब ये जाने अपना तो निकल गया, इनको टेंशन हो गई। अब जब तक आप नहीं निकालोगे आपकी नहीं निकलेगी, ये भी तय है। तो हम सोचते हैं कि क्यों, कैसे होता है। तो मैं साइकोलॉजी भी पढ़ी है, मैंने साइंस भी पढ़ी है, परमात्मा की दया से थोड़ा चीज़ों को समझने का एंगल भी थोड़ा अलग है। और चीज़ें जब देखता हूँ तो एक लाइन देखता हूँ और पूरी कहानी आँख जैसे दिखनी चालू हो जाती है, और पता चलता है 5 साल बाद 10 साल बाद वो हो रहा होता है। तो मैंने अब सोच लिया कि जो दिख रहा है ना वो होगा। क्योंकि पिछले 15-20 साल का एक्सपीरियंस ये हुआ कि दिखा, मैंने डायरी में लिख लिया, 5-10 साल बाद वो डायरी सामने आई, मैंने कहा यार ये तो मैंने लिखा हुआ है कि ऐसा होने वाला है। अब मुझे लगा कि ये तो मैंने वैसे ही लिखा था फुकरापंथी में ही,
कि विजन आया था, विजन को मैंने लिख दिया, अब मुझे पता लगा कि ये तो हो रहा इसलिए। तो साइकोलॉजिकली हमको वो तैयार कर रहे हैं, हमको वो बता रहे हैं कि देखो ऐसे चलना होता है, और हम मान भी रहे हैं। कमाल की बात यह है कि हम ये मान चुके हैं कि जैसे सिस्टम कहेगा वैसे हमें मानना पड़ेगा। देखो इतना इतना अजीब है। वो जो बात आपको बता रहा था, उसको वो रोक फेलर पे चली गई, वो रुक गई थी, उसको बताऊं, इसको भी बताता हूं। फिर वो जो मंडी वाली, किसान वाली, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखो क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है। पॉलिटिकल पार्टी, उसको जो चंदा मिलता है वो उद्योगपति से मिलता है कि जनता से मिलता है? बोलिए जोर से। उद्योगपति से। तो जब वो अपना कैंडिडेट सिलेक्शन करेगी, उद्योगपति के हिसाब से करेगी कि जनता के हिसाब से? अगर उद्योगपति का पालतू कुत्ता नेता होगा जिसको टिकट मिली है, तो वो जो पॉलिसी बनाएगा वो उद्योगपति के हिसाब से बनाएगा कि आपके हिसाब से? तो पॉलिसी में उद्योग को जैसे फायदा होगा वो वाली बनेगी, या आपको जैसे फायदा होगा वो वाली बनेगी? इसका मतलब यह है कि विधानसभा और लोकसभा में जो भी कानून पास होगा वो किसके हिसाब का होगा? अब उद्योगपति को फायदा किससे है? जब आप बहुत बड़े उपभोक्ता बन जाएं, जब आप हर चीज खरीद कर लेने लग जाएं, जब आप हर चीज को पे ऊपर पैसा खर्च करने लग जाओ, और जब आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करो, तो उद्योगपति को ज्यादा फायदा तब है जब 10 लोग एक ही परिवार में रहते होंगे और एक टेलीविजन पर फिल्में देख लेंगे, या फिर 10 लोगों का 3 परिवार हो जाएं और वो 3 टीवी लाने पड़े। उद्योगपति को क्या फायदा है? तो 3 परिवार लाने के लिए 2 चीजें लानी पड़ेंगी। उनके दिमाग में यह डालना पड़ेगा कि इकट्ठा रहना खतरनाक है, इसीलिए आपके गांव की हर दीवार पर लिखा जाएगा छोटा परिवार सुखी परिवार। कितना बड़ा गेम प्लान है ना। फिर आपको कहा जाएगा कि इस देश की समस्या जनसंख्या है। फिर कहा जाएगा कि तुम्हारे तो 2-2 हैं, मुसलमानों के तो 10-10 हैं, क्योंकि दुश्मन बनाना है ना। वो पहले जनसंख्या को दुश्मन बनाना है, फिर बड़ा परिवार, क्योंकि बड़ा परिवार तोड़ने के लिए छोटा परिवार बनाना जरूरी है। और जब बच्चा अपने बाप से अलग हो जाता है और सिर्फ मम्मी और सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चा रह जाता है, तो उसे लगता है अब मैंने छोटा परिवार बना लिया। वो अब ऐसा मान रहा है कि मैंने छोटा परिवार बना लिया, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? अब अगर एक मां बाप गांव में रहता है, एक बच्चा शहर में मुंबई रहता है, दूसरा उस्मानाबाद में रहता है, तीसरा कहीं पुणे में रहता है, 3 जगह रह गए, 3 मकान बनाने पड़ेंगे। मतलब चौथे तो मां बाप ही हैं। 4 मकान, 4 टीवी, 4 रसोई, 4 कार, 4 बाइक, 4 टॉयलेट्स, 4 शीट्स, 4 किचन, 4, मतलब जो जितना मटेरियल यार जिंदगी जीने के लिए 4, तो 4 गुना फायदा किसको हुआ? बाजार को कि आपको? तो बाजार तो कहेगा हर घर में टीवी नहीं, हर कमरे में टीवी होना चाहिए, हर आदमी की जेब में टीवी होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हर आदमी कमा के देगा ना। हर मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए। तो फायदा किसको है? बाजार को। तो अब बाजार कैसे तय करेगा कि इन लोगों को तोड़ना है? दिमाग में पहले तोड़ने वाला पहले लगेगा सुखी, मतलब वो छोटा परिवार सुखी परिवार। इधर से पैसा मिलेगा एकता कपूर जैसी भांड को, वो बनाएगी एक सीरियल, बेस्ट सीरियल का खिताब मिलेगा। आप खबरों में भी उसके सीरियल को देखोगे, न्यूज चैनल पर भी उसका सीरियल आएगा, वहां बताएगा कि अब की बार ये होने वाला है, अब माहिर जो है मरने वाला है। क्या नाम था उसका? वो फलाना ढिमकाना। अब वहां नाजायज औलाद पैदा हो रही है उसके यहाँ, अब यहाँ डीएनए टेस्ट हो रहा है। वो बता रहे हैं आपको कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है शहर में रहकर, क्योंकि फ्लैट है, कोई पूछता रहता है नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पति सुबह चला जाए रात शाम तक क्या हो रहा है कुछ पता नहीं ना दिमाग में। वो बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूं ये, वो एकता कपूर आपको बता रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी और का बच्चा पैदा हो जाए तो जिम्मेदारी उसी की होगी जिसके नाम पे तुमने शादी करी, सर्टिफिकेट जिसका है मैरिज का। वो बता रही है कि ये हो रहा है समाज में, क्योंकि हमको बचपन में पढ़ा दिया गया था, पेपर के अंदर पहली लाइन लिखवाई गई थी, सिनेमा समाज का। देखो सब पता है सबको, जबकि असलियत में सिनेमा समाज का आईना नहीं होती है, समाज सिनेमा का आईना है। जब टीवी में पहली बार, मैंने टीवी में पहली बार किसी की औरत को उठाते हुए रावण देखा था,
उससे पहले तो कोई फिल्म ऐसी थी नहीं कि कोई किसी की लड़की बहू को उठाने का, कोई हमारी दादी नानी ने तो कभी कोई कहानी नहीं सुनाई थी कि कोई किसी की लड़की को उठा के ले गया था। रामानंद सागर ने ही चलाया था ना ये तो काम। और मुझे अभी पता चला रामानंद सागर को फंडिंग आरएसएस ने दी थी। 1982 में स्टार्ट हुआ खेल, 1987 तक रामायण चली थी। और रामायण चली थी ना, 85 में बनी और 87 तक चली। फिर महाभारत चालू हो गई और 89 में शायद वो रथ लेके निकला था, बाबरी से पहले ना, वो रथ लेके निकला था राम का ना। पहले मैं छोटा था ना, जब ऐसे तलवार लेके रखता था, वो डंडी की तलवार, मुड़ी हुई डंडी, उसको तलवार मान के चलता था। और ऐसे बुग्गी होती है हमारे वहां, जोटा बुग्गी होती है ना, बैलगाड़ी टाइप की, उस पर चढ़ करके, और अब सामने मेरा दोस्त खड़ा होता था तो हम ऐसे जय श्री राम, क्योंकि वो देखा था ना उधर वानर लोग, उनकी तालियां बजती थी तो वो जय, यानी जय श्री राम के नारे का मतलब सिर्फ मार काट। ये मुझे टीवी ने बताया। पहले 24 घंटे राम रहता था, राम 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 राम। ये मुसलमान के भाई कितने बैठे हुए हैं, सब लोग आपस में राम राम ही तो बोलते थे, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को राम के दिक्कत से, राम के नाम से, सॉरी। लेकिन ना, उन्होंने बताया ना, सियापति रामचंद्र की जय नहीं बोलनी, राम राम नहीं बोलना, जय श्री राम बोलना है। अब आप देखोगे समाज में जितने आतंकी लोग हैं सारे जय श्री राम लिखते हैं, और जो राम को पसंद करने वाले हैं वो राम राम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं। उनके लिए राम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? प्रॉब्लम क्योंकि इसको पॉलिटिसाइज किया गया। अब पता चलता है, अब क्योंकि आरएसएस के यहां खून जो है वो किनका है? यहूदियों का। यहूदियों ने फंडिंग किया रामानंद सागर को। रामानंद सागर ने जो एक धर्म ग्रंथ को बना दिया। अरे भैया, भगवान सबसे ज्यादा वहीं पर बेस्ट होगा ना। भगवान को शक्ल दे दो यार, नाश कर लो अपना। किसी को भी खत्म करना हो उसका पुतला बना दो, किसी को भी खत्म करना हो ना उसे भगवान बना दो, सीधी सी बात है। किसी को भी खत्म करना हो, क्योंकि भगवान बनाओगे तो पुतला बनाओगे, पुतला बनाओगे तो कबूतर बीट करेंगे उस पर 24 घंटे। अगली जनरेशन देखेगी ये कौन है जिसके यहां पर कबूतर हग रहे हैं, वो थोड़ी उसको भगवान मान लेंगे। भगवान होता तो भला इनको ना उड़ा देता। ये साइकोलॉजिकल वॉर है, इसको साइकोलॉजी तैयार की जाती है। वो एकता कपूर ने हमको सिखाया, बल्कि हमारी बेटियों को सिखाया कि जो सास है और जो ननंद है वो तो डायन होती हैं। एकता कपूर ने सिखाया ना। फिर बेटियों ने अपनी मां को कहना चालू किया, मां पिताजी रिश्ता देख रहे हैं, उनको बोलिए ऐसे घर में करे जहां सास ना हो जिंदा, या इकलौता हो तो बहुत बढ़िया, या शहर में रहता हो। यही कहा ना। वो छोटा परिवार सुखी परिवार ने बताया उस बच्ची को कि मुझे बड़ी फैमिली में शादी नहीं करनी, मुझे गांव में शादी नहीं करनी, और मुझे ननंद जहां है इकलौता है तो बेस्ट है। तो समाज को तोड़ने का जो कल्चर इन्होंने गेम प्लान बनाया, रही सही कसर क्या कर दी? महिलाओं को अधिकार दे दिया कि तुम जब दहेज का केस करो, लड़ाई तुम्हारी पति के साथ हो तो सास को भी लपेटो, ससुर को भी लपेटो, देवर को भी लपेटो, जेठ को भी लपेटो, सबको लपेट दो, है ना? तुमने जो कह दिया डन है। फिर अभी यही काम पोक्सो एक्ट ला करके कर दिया, यही काम ला करके उन्होंने SC ST एक्ट ला करके कर दिया। जितने SC ST एक्ट के मुकदमे हैं सारे फर्जी हैं कि नहीं है? मतलब क्यों फर्जी? मैं क्यों कह रहा हूं? वकील है कोई यहां पे? एडवोकेट हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4। मेरी लाइन अगर गलत है तो बोल देना बलारा जी झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट में 95% से ज्यादा मुकदमे या तो पति पत्नी के हैं या भाई भाइयों के हैं। गलत है कि सही है? इसका मतलब हमारे परिवार के टूटने पर पुलिस वालों का, वकीलों का और जजों का धंधा चल रहा है। तो ये वकील कभी चाहेंगे कि परिवार सुरक्षित रहे? ये तो चाहेंगे टूटने। अब 95% धंधा खराब हो रहा है भाई है? जिस डॉक्टर का धंधा आपके बीमार रहने में हो, वो तो सुबह सुबह आरती जब करेगा तो करेगा, हे भगवान इन सबके घुटने खराब हो जाए, सबकी किडनी खराब हो जाए, सबका लीवर खराब हो, सबको हार्ट अटैक आ जाए। वो तो यही कहेगा ना जिसने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 5 करोड़ रुपया लोन लेकर के खड़ा है। गलत है कि सही है? तो जिसका धंधा आपके बिगड़ने, आपकी लड़ाई से है, पुलिस वाले को पैसा तभी मिलेगा ना जब आप झूठा मुकदमा करवाना चाहते हो। और दूसरी लाइन एक और बता देता हूं, वकील साहब ये भी मेरी लाइन गलत हो तो बोल देना कि झूठ बोल रहे हो बलारा जी, सबके सामने बेइज्जती करना, क्योंकि मैं तो जलील आदमी, मेरी बेइज्जती होती नहीं, अपनी इज्जत घर ही रखे आते हैं अपन। मैं ये कह रहा हूं, कोर्ट में पीड़ित पक्ष भी झूठ लिखता है
और जो आरोपी है वो भी झूठ लिखता है। गलत है कि सही है जी? हाँ जी वकील साहब, जो जोर से चिल्ला के बता दो, सच है कि झूठ? सही, बराबर है ना? इसका मतलब यह हुआ कि न्यायालय नाम का जो वैशाल्य है असल में वो सिर्फ झूठ के दम पर चलता है, सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। गलत कि सही? तो सोचो कितना बड़ा गेम खेला इन्होंने, और हम कहते हैं ऐसा कानून बनाओ। अरे कानून जिस दिन लिखित में आ गया, समझो आपकी बर्बादी का दस्तावेज लिखा जा रहा है। अगर मुझे आपकी जबान पर भरोसा नहीं और आपको मेरी जबान पर भरोसा नहीं, अगर मैं जबान पर कायम रहने वाला समाज हमने नहीं बनाया, तो समझो हम गुलाम होने के लिए अभिशप्त हैं। इसलिए जबान से क्या निकलना चाहिए, यह सिखाना सबसे पहला काम है मां बाप का, और इस पर कोई काम नहीं है। आंदोलन अगर छेड़ना है तो यह छेड़ना पड़ेगा। क्यों? समझ को डेवलप करने का आंदोलन, कि बात जो हो रही है वो दिख रही है भी कि नहीं। अभी मैंने क्या बदला? जो आपको समाज ने बताया था कि न्यायालय न्याय के लिए होते हैं, मैंने आपको सच्चाई दिखाई। वहां न्याय नाम की कोई चीज नहीं है भाई। वहां लिखा हुआ है बकायदा, पीछे तो न्याय की किताब में पहली लाइन पर तो लिखा हुआ है कि नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, लेकिन आगे एक लाइन और लिखी हुई है लास्ट में कि जज अपनी मर्जी से फैसला देगा, जो अपने विवेक से। क्यों जी? वो कभी नहीं कहता कि लॉ ऑफ द लैंड मानना पड़ेगा, यानी कानून उसे मानना ही पड़ेगा, ऐसा तय नहीं है। इसका मतलब यह देश कानून से नहीं बल्कि धंधेबाजों से चलता है। तो अगर किसी ने जज से धंधा कर लिया, सेटिंग कर ली, वकीलों की जिनकी सेटिंग सबसे ज्यादा है उन्हीं की तो फीस सबसे ज्यादा है जी। गलत कह रहा हूं क्या? सुप्रीम कोर्ट में जिनों की जजों के साथ सेटिंग है उन्हीं की फीस सबसे ज्यादा है? वहां से आपको न्याय मिलेगा क्या? अरे कितने भोले हैं हम यार। पुलिस आपको न्याय देने के लिए नहीं बनी है, न्याय का भ्रम रखने के लिए बनी है। असल में वो आपको कुचलने के लिए बनी है, कि जिस दिन आप पुलिस को सही मानने लग जाओ और जब आपको घरों से खदेड़ना हो, जब आपकी जमीनों, अभी आदिवासियों के आगे कौन खड़े कर रखे हैं? सीआरपीएफ वाले लोग ना। वो खड़े करने से पहले 10 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक मूवमेंट चला है कि ये आतंकी हैं, कि ये नक्सली हैं। पहले आपको बदनाम किया जाएगा ताकि पूरा समाज आपके साथ खड़ा ना हो। उसके बाद खाकी वर्दी को सामने लाकर रखा जाएगा, बंदूक रखी जाएगी, और बंदूक से डरकर हमें सरेंडर करना होगा। ऐसा हम अपने बच्चों को अपनी सिविक उसमें किताबों में पढ़ाते हैं, सामाजिक शास्त्र में, कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए बनी। उन्होंने बोला 4 तंत्र हैं। बोले कौन से? बोले एक न्यायपालिका, एक बोला वो विधानपालिका, एक वो एग्जीक्यूटिव वाली, चौथी 3 ही है ये मेन तो है, चौथा तो वैसे कहते हैं चौथा स्तंभ तो मीडिया को। ये 3 वाले तंत्र हैं बोला संभालेंगे। तो चलो बताओ जी, आपने कोई ईमानदार डीसी देखा है आज तक जो उसी पोस्टिंग पे लंबे समय तक रह जाए? ये लाइन जोड़ देता हूं। मतलब अगर डीसी ईमानदार होगा तो वो डीसी नहीं रह सकता, उसको खुड्डे लाइन लगना पड़ेगा। गलत है कि सही है? यानी डीसी केवल बेईमान आदमी ही रह सकता है, ठीक? एसडीएम केवल बेईमान आदमी रह सकता है, जज केवल बेईमान आदमी ही हो सकता है, वकील केवल बेईमान आदमी ही हो सकता है। अरे आजकल टेंशन ना लो, आजकल तो मास्टर भी बेईमान हो रखे हैं। उन्होंने पूरा तंत्र बनाया है। पुलिस वाले में थाने में ड्यूटी, थाना अध्यक्ष की ड्यूटी ईमानदार आदमी को मिल सकती है क्या? बताओ ना। नहीं मिल सकती ना। यानी थाना अध्यक्ष भी बेईमान आदमी ही हो सकता है। तो बेईमान आदमी आपके बच्चों के लिए व्यवस्था बनाएंगे, उनके भरोसे बैठे हो? नेताओं के भरोसे बैठे हो ना। नेता तो कंपनी का, आपने बोल ही दिया थोड़ी देर पहले, कौन है? पालतू कुत्ता। नेता तो कंपनी का पालतू कुत्ता है? जिसको टिकट मिल गई है। नेता तो मैं भी हूं, नेतृत्व तो हम भी कर रहे हैं, टिकट वाले। क्योंकि टिकट पार्टी दे रही है, समाज नहीं दे रहा, लोग नहीं दे रहे, काम नहीं दे रहा, और पार्टी को वो चला रहे हैं। क्लियर हो गया? तो जिनके भरोसे आपने समाज को चलाने का दायित्व समझ रखा है, क्या वो समाज को चला रहे हैं
या वो समाज को खराब कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। भविष्य में वो समाज को खराब करते रहेंगे या उनको कभी बात समझ में आ सकती है? जब तक पैसा मिलता रहेगा तब तक उनको बात समझ में आ सकती है क्या? जब तक आपकी इज्जत मिलती रहेगी तब तक समाज को चला सकते हैं क्या ईमानदारी से? जब तक पावर उनके पास है तब तक वो समाज को चला सकते हैं क्या ईमानदारी से? अरे बोल तो दो। यानी कि उनसे आपको पैसा, पावर और इज्जत जो उस कुर्सी पर बैठने की वजह से है वो छीन लो, फिर तो उनको अकल आने के चांसेस हैं? फिर तो है। पावर कैसे छीननी है? पुलिस वाले की पावर किस में है? कंप्लेंट में। पुलिस वाले की पावर किस में है? कंप्लेंट में। जब तक कंप्लेंट नहीं है तब तक पुलिस वाले की कोई औकात नहीं। यानी जब तक समाज खड़ा हो जाएगा, अगर पुलिस वाले की कोई औकात नहीं। वो आपका चालान कर दे सड़क पर चलते हुए, वो आपकी बाइक को रोक दे, वो आपकी कार को रोक दे, वो आपको लाइसेंस को रोक दे, वो आपको पूछ ले कि लाइसेंस है कि नहीं है, औकात उसकी। भाई देखो, हम बुद्धू कैसे हैं, हम बेवकूफ कैसे हैं। हमने 18 साल की उम्र में लाइसेंस बनवाया और 20 साल का लाइसेंस बन गया। 38 साल के हो गए 20 साल में, तो 20 साल मोटरसाइकिल या कार चलाकर मेरा अनुभव कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम्हें 38 साल की उम्र फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। अरे मैं भूल थोड़ी गया हूं यार, और हम बेवकूफ रिन्यू करा लेते हैं। और जब मैंने एक बार, तुमने मुझे कह दिया कि मैं चला सकता हूं, मैंने को चलाना आता है, एक सर्टिफिकेट के तौर पे होना चाहिए वो कि भाई इसको चलाना आता है, मैंने देख लिया, मैंने चेक कर लिया, इसको आता है, अब ये समाज में गाड़ी लेके उतरने लायक है। रिन्यू कराने का कौन सा मतलब है भाई? हाँ, ये हो सकता है कि 50 साल बाद आंखों की रोशनी कम हो जाती है, वो रोशनी टेस्ट करा लो, वो उनको भी वो टेस्ट घर पे भेजना चाहिए। हम क्यों लाइन में लगे भाई? तुमको देश की सुरक्षा की ठेकेदारी तुमने ली ना, सैलरी तुमको मिलती है ना इस काम की, हम काहे को धक्के खाएं? लेकिन ना जी ना, हमको तो लाइन में खड़ा होने का शौक है, हमको अपना कमाई देने का शौक है। और जैसे ही आप 15 रुपए देते हो, 1.5 लाख रुपए अडानी को मिल जाते। इस गेम को जब तक नहीं समझोगे कि आपका बैंक में गया हुआ 15 रुपया अडानी का 1.5 लाख रुपया है, तो जब आप यहां, जैसे ही आप बैंक में 100 रुपया जमा करते हो तो अडानी का 1 लाख करोड़ रुपया उसको मिल जाता है और माफ हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप उनको पूज रहे हो, आप डेली उनको दे रहे हो। और इससे बढ़िया मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको आंदोलन छेड़ना है, जिस आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे गांव से 1 रुपया शहर को नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर इस देश की बर्बादी है। शहर में कबूतर खानों के अलावा कुछ नहीं है। दुकान पर चले जाओ, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, ये तो बहुत पवित्र गांव है जयसिंहपुर, ये तो बहुत उज्जवल गांव है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, प्लानिंग के साथ बसाया गांव है। मेरे कहने से जो किराने का दुकानदार आपके पास है, एक बार जाकर उस किराने की दुकान पर जाकर देख कर आओ, आपके बच्चे के लिए हेल्दी कितनी चीजें हैं, आपको पता चलेगा एक भी चीज आपके बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है वहां। और वो जिन कंपनियों का सामान बेच रहा है वो सारी की सारी उद्योगपतियों की हैं, उन उद्योगपतियों की जिनकी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। और जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसमें इन्वेस्टमेंट वैनगार्ड और ब्लैक रॉक की है, और ब्लैक रॉक और वैनगार्ड रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड का है। इसका मतलब है कि आपके पड़ोस का दुकानदार भी रॉकफेलर का एजेंट है। नहीं समझे? डायरेक्टली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब उस दुकान पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको उस दुकानदार से भी बात करनी पड़ेगी और उस दुकानदार पर खरीदारी करने वाले आदमी से भी बात करनी पड़ेगी कि तेरे बच्चे को बिस्किट चाहिए तो तुमको गांव में मिलकर एक बेकरी खोलनी पड़ेगी जिसमें अपने किसान का गेहूं लेना पड़ेगा जो कि बिना केमिकल का उगाता है, उससे हम हाई फाइबर वाला बिस्किट, देसी गाय जिसने रखी है वहां से घी और दूध वो लेकर के बनाएंगे और आपके बच्चे को पौष्टिक खिलाएंगे। इस आंदोलन के लिए आप तैयार हो के नहीं, जिसमें हमारा पैसा सारा यहीं का यहीं रह जाएगा। नहीं समझे? मेरा जो जिस मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं वो मूवमेंट ये कहता है कि आपका पैसा बैंक में नहीं जाना चाहिए,
कंपनी में नहीं जाना चाहिए और किसी उद्योगपति की जेब में नहीं जाना चाहिए। मेरा पैसा आपकी जेब में चले जाए, आपका पैसा उनकी जेब में चले जाए, उनका पैसा इनकी जेब में चला जाए। मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, मेहनत मजदूरी करके किसको दे रहा हूं? रॉकफेलर को दे रहा हूं। अरे काहे को दे रहे हो यार रॉकफेलर को? गांव में रास्ता ढूंढ लो किसको देना है। अब मजदूर कोई भी मजदूरी भी रॉकफेलर खा रहा है, उसको लग रहा है मेरा दुश्मन जो है गांव का उद्योग, गांव का बड़ा जमींदार है। असल बीमारी क्या हो रही है कि उसका जब से बैंक अकाउंट खुला है उसका सत्यानाश शुरू हो गया है। जिसका भी बैंक अकाउंट खुला है सबका सत्यानाश है। अपन मौज में इसलिए क्योंकि अपन बैंक अकाउंट एक्सेस ही नहीं करते। जो अपने बच्चों को, आज जिसका आधार कार्ड बना हुआ है वो गुलामी फील करता है, अपना बना नहीं हुआ, अपने को कोई टेंशन नहीं है। मैं ये क्यों हमको दिखाई नहीं दे रहा, जो चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको देखिएगा। और ये सर गांव में, हर मंडी में, हर किसान के साथ हो रहा है, हर गरीब मजदूर के साथ जो 5 किलो राशन ले रहा है उसके साथ हो रहा है। इसको समझो। नहीं समझोगे अपना क्या, अपन तो अपना झाड़ के चले जाएंगे। बर्बादी आपकी अगली संतानों की है। जो बाप ने कमाया है बच्चा भुगतेगा, भोग करेगा। आपने प्लॉट बना दिया, मकान बना दिए, वो उसको भोगेगा। आपने सत्यानाश किया है समाज का तो भुगतेगा। जैसा समाज देकर जाओगे वो आपके बच्चे को यही मिलेगा। देखो, किसान ने अनाज उगाया, ट्रॉली किसकी थी? ट्रैक्टर किसका था? ट्रैक्टर रॉकफेलर का। डीजल किसका? रॉकफेलर का। फिर बात वहीं आ गई, सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक करके वो लाइन रह गई थी। सद्दाम हुसैन पे अटैक करके सबसे पहला काम अमेरिका ने किया था कि वहां के 70% तेल के कुओं का कब्जा ले लिया था। और आज के टाइम पर 100% का ले लिया था, जिसमें से कुछ सरकारी नियंत्रण में थे और कुछ जो हैं वो प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया। जैसे आजकल आपके जंगलों का ठेका दिया जा रहा है, लिथियम का ठेका दिया जा रहा है, लोहे वाली, कोयले वाली खदानों का ठेका दिया जा रहा है, वैसे कोयले उस तेल के ठेके दे दिए। और ठेके किसको मिले? रॉकफेलर को। तेल का जब शोधन किया जाता है उससे निकलता है नेचुरल गैस, जिसको आप कॉम्प्रेस्ड कर देते हो तो सीएनजी बन जाती है, सीएनजी, फिर पीएनजी बन जाती है, फिर पेट्रोल बनता है, फिर डीजल बनता है, फिर कैरोसिन ऑयल बनता है, फिर कोलतार बनता है, मतलब बरोजा बनता है, बिल्कुल लास्ट तक बनता है। वो सारी की सारी कहीं ना कहीं सड़कों पर या कहीं इंडस्ट्री में यूज होता है। लास्ट में एक कचरा बचता है, बिल्कुल कचरा, उसका नाम है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उससे फर्टिलाइजर बनता है। तो पूरी दुनिया में जितना फर्टिलाइजर सप्लाई होता है या बनता है वो किसका है? रॉकफेलर फाउंडेशन का। ये जो दिल्ली में पानीपत में एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ऐसा लगता है कि ये सरकारी होगी। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, इनडायरेक्टली किसकी? रॉकफेलर। फिर उसके बाद जब पेस्टिसाइड खेत में डालते हैं और पेस्टिसाइड खेत में डालने के बाद जब हम बीमार पड़ते हैं तो जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के लिए जो दवा बनती है, जो ड्रग्स बनती है, वो लोग ड्रग्स बोलते हैं, वो साफ साफ बोलते हैं ड्रग्स है, ये दवाई नहीं है। वो जो ड्रग्स बनती है तो वो जो एपीआई है वो ड्रग्स बनाने में काम होता है। और पूरी दुनिया की टॉप मेडिकल कंपनियां, टॉप टेस्टिंग कंपनियां, ब्लड टेस्टिंग कंपनियां, एक्सरे कंपनियां, आपकी सिटी स्कैन कंपनियां, ऑपरेशन कंपनियां, रोबोट से ऑपरेशन करने वाली कंपनियां, सब किसकी है? रॉकफेलर की। कितना मजा आ रहा है ना? उन्हीं के लिए कमा रहे हो सुबह से लेकर रात तक। बिजली का बटन दबाते हो, रॉकफेलर, लो भैया, लो 2 रुपया। बाइक की किक मारते हो, लो भैया रॉकफेलर को। इसीलिए आपके गांव में काम करने के लिए आपके गांव का बंदा नहीं मिलता उनको। आपके गांव में काम करने दूसरे गांव से आ रहा है, उस गांव में काम करने आपके गांव को जा रहा है। क्योंकि सुबह सुबह बाइक और बसों का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल फिक्स नहीं करेंगे। बसें जानबूझकर वेस्टेज करेंगे। रेलवे में टिकट मतलब कैंसलेशन या टिकट का रिजर्वेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सबको अपना प्राइवेट व्हीकल लेना पड़ेगा और आप अपनी बाइक लोगे। बाइक की कंपनी रॉकफेलर की, कार कंपनी रॉकफेलर की, जिसको आप अपनी भारतीय कहते हो, महिंद्रा की कंपनी, टाटा की कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट वैनगार्ड और ब्लैक रॉक किया, इनडायरेक्टली रॉकफेलर किया है। तो आप जो गाड़ी लोगे, गाड़ी खरीदोगे, लोन भरोगे, लोन बैंक जो देता है 1 भी रुपया नहीं देता, वो सिर्फ प्रॉमिस देता है, उसको चुकता आप करते हो मेहनत से। और जब आप 15 रुपये चुकता करते हो तो 1.5 लाख रुपया मिल जाता है बड़े उद्योगपतियों को लोन के रूप में। यानी आप जो भी इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तेल का खर्च करते हो, टोल का करते हो, टैक्स देते हो, कोई भी फाइन देते हो, जुर्माना देते हो, जैसे ही आप 15 रुपये देते हो 1.5 लाख रुपया उद्योगपति को
मिल जाता है। और हम इस तरह से प्रत्येक भारतीय कंगला होता जा रहा है और ये प्रोसेस ऑन गोइंग है। एवरी मूवमेंट वी आर पेइंग देम। अभी मोबाइल चल रहा है, इंटरनेट पे अपलोड होगा, हम उनको पे करेंगे, आप फिर देखोगे उसको पे करोगे। ये लाइट जल रही है उसी को पे हो रहा है, ये पंखा चल रहा है उसी को पे हो रहा है, आप यहां तक आए हो उसी को पे करके आए हो, आप यहां से जाओगे उसी को पे करके जाओगे, रोटी खाओगे उसी को पे करोगे, पानी भी पियोगे अगर बोतल का उसी को पे करोगे, कुछ भी बाजार से ले रहे हो पे करोगे। तो अगर आप उनकी सत्ता से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो बाजार को बंद करना पड़ेगा, वरना ये आपके घर को बाजार बना देंगे, सबको बाजारू बना देंगे। और बनाया इन्होंने, बना रखा है। अब वहां से आते हैं किसान के पास, फिर से वो बात रह गई। किसान ने अनाज उगाया, ट्रॉली उठाई, रॉकफेलर को पे करते हुए डीजल फूकता हुआ वो मंडी तक गया। मंडी में कमीशन एजेंट ने खरीदा, गेहूं खरीदा, मान लेते हैं गेहूं खरीद लिया, एमएसपी पर ही खरीद लिया और 25 रुपया किलो के हिसाब से उससे गेहूं खरीद लिया। खरीदने के बाद गेहूं कहां जाएगा? या तो गोदाम में जाएगा, एफसीआई में जाएगा। आजकल एफसीआई को बंद किया हुआ है, तो वो अडानी अंबानी के साइलो में जाकर के स्टोर होगा। तो वहां स्टोर तक जो फ्री में चला जाएगा या रॉकफेलर को पे करता हुआ जाएगा? पे करता हुआ स्टोर तक चला गया। अब अडानी अंबानी की कंपनी में अगर जो इन्वेस्टमेंट रॉकफेलर की है, तो भैया उसको जो रेंट पे करेगी अपनी केंद्र सरकार हमारे टैक्स के पैसे से, वो फिर रॉकफेलर के पास ही जाएगा, टैक्स भी रेंट भी, ठीक है। वहां पे यानी गेहूं हमारा पड़ा हुआ है तो भी पेमेंट किसको जा रही है? रॉकफेलर को। अब यहां से एक ठेकेदार सुनिश्चित होगा, जो कि ये पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां से वो ठेकेदार ठेका लेगा और उस साइलो से उठा करके ट्रक में लाद करके वो अपने कोटे वाले तक लेकर आएगा। तो वहां तक लेकर आएगा तब भी किसको पे करेगा? रॉकफेलर को। समझना जरा, गांव में ये किसान थे, ये सारा गांव है, ये किसान थे मान लेते हैं, और ये साइलो वाले हैं, ये वाले ठेकेदार हैं, और अब ये सारा गांव है। तो अब ये ठेकेदार क्या करेंगे? उसको लेकर के ट्रक के माध्यम से कहां लेके जाएंगे? कोटे वाले के पास। वो कोटे वाले बैठे हुए हैं, तो वो कोटे वाले, समझ गए ना, कोटे वाले के पास पहुंच गया राशन। अब ये कोटे वाला किसको देगा? जो गांव में गरीब है, भिखारी है, गरीब नहीं भिखारी, गरीब को नहीं दे रहा वो, क्योंकि गरीब आदमी कभी फ्री का नहीं लेता। गरीब आदमी कहता है मैं मेहनत करके कमाऊंगा, मुझे अगर दे। यार कमाल की बात है, वो मजबूरी में नहीं ले रहा है। 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी है? 25 रुपया। 5 किलो गेहूं मिल रहा है कितने रुपए का? 125 रुपए का। 125 रुपए के लिए भूखा मर रहा है वो। अगर वो गरीब है तो क्या 125 रुपए नहीं है उसके पास महीने में खर्च करने के लिए? है, ऐसी बात नहीं है, वो गरीब नहीं है। लेकिन वो जो गरीब है, वो मान लो अपन इस गांव में बैठे तो पीछे वाले गरीब है, तो अब ये जो कोटे वाला किसको दे रहा है? वो गरीब को। वो अनाज कहां से गया था? उसी गांव में। उसी गांव से पैदा होके पहले मंडी, फिर साइलो, फिर ट्रक, घूम के उसी गांव में आ रहा है। नहीं? अरे मूर्खों, जो इतना पैसा खर्च किया यहां से यहां तक लाने में, कम से कम वो उस किसान और उस गरीब में बांट दो। हमको दिख ही नहीं रहा। हम लोग नौकरी करने के लिए चक्री काट रहे हैं, मतलब हमें हमारे गांव में काम नहीं मिलेगा, हमें हमारे गांव में स्कूल नहीं मिलेगा। अरे भाई 50 मास्टरों पे एक, 50 बच्चों पे एक टीचर चाहिए, शहर में भी एक चाहिए, गांव में भी एक। तो तुम शहर में दे सकते हो, गांव में क्यों नहीं? क्योंकि शहर में जाने के लिए आपको रॉकफेलर को पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ जी, यही हमारी जीडीपी का आंकड़ा है। अगर आपके पेट में दर्द हो जाए और रसोई में अजवाइन रखी हो और फाकी मार के ठीक हो जाओगे तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। परंतु यदि आप, भूख लगी है क्या? भूख तो 3 दिन भी ना लगने दूं मैं, पर इधर से कई बार आ ली चिट्ठी। बस 2 ही लाइनों में खत्म करता हूं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। अगर आप फाकी मार के ठीक हो गए, परंतु आपके हर एडवर्टाइजमेंट में एक लाइन आ रही है, कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए पहले डॉक्टर से संपर्क करें।
आप डॉक्टर से संपर्क करोगे, बोलेगा जी पेट में दर्द है। असली डॉक्टर होगा तो पूछेगा खाया क्या था, और नकली डॉक्टर होगा तो कह देगा चेकअप तो करना पड़ेगा। चेकअप करोगा, पेट को हाथ लगाएगा, प्रॉब्लम तो सीरियस लग रही है, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं एक बारी। अल्ट्रासाउंड कंपनी उन्हीं की है, ठीक। अल्ट्रासाउंड करवा के 2-4 डॉक्टरों को दिखाएगा, मुझे थोड़ा सीरियस सा लग रहा है, एक बार आके चेक कर लेते। घर वालों के हवा टाइट। दूसरा डॉक्टर आएगा थोड़ा ज़्यादा बढ़िया सूट बूट में, वो आके देखेगा 2-4 अंग्रेजी के शब्द से बोलेगा जो बेचारे को समझ में नहीं आता। लग रहा है अपेंडिक्स बढ़ गई है, काटनी पड़ेगी, नहीं तो कभी भी फट सकती है। जो अजवाइन से ठीक हो सकता था वो 50,000 कटवा, वो लगा आयुष्मान कार्ड बनवा, क्या टेंशन है, 2 लाख का भी बनाओ बिल, लेकिन जैसे ही 2 लाख का बिल बनेगा मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर लो, उतना अडानी को मिल जाएगा, उद्योगपति को मिल जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि जीडीपी बढ़ाने के लिए ये सारे प्रपंच जरूरी हैं। बच्चा गांव में ही पढ़ लेगा, पैदल ही चला जाएगा, बिना जूते पहने नंगे पैर भी चला जाएगा, और झोला उसकी माँ बना के दे देगी तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। भाई की ही किताबें यूज कर लेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर ब्रांडेड कंपनी, ब्रांडेड टाई, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड बस, ब्रांडेड शहर, ब्रांडेड स्कूल, अंग्रेजी में बकवास ही करता, अंग्रेजी में बोल तो सकता ही नहीं कभी भी, शहर में जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी। वहां सीसीटीवी कैमरा, गांव के सीसीटीवी कैमरा हमारे बुजुर्ग है यार, उनको तुम इग्नोर कर रहे हो, तुम नहीं लगवा रहे हो, क्या बेवकूफ आदमी है यार। सीसीटीवी कैमरे हैं हमारे पास, क्यों टेंशन लेते हो? बुजुर्गों को दिखने में दिक्कत आती है, लेकिन सबको जानकारी दे रहे हो। वहां रॉकफेलर को बता देते हो कि यहां से गुजरे, यहां से नहीं गुजरे हैं। बुजुर्गों को कहते हो ये नजर रखते हैं, और वो जो सीसीटीवी से नजर रखे हुए हैं वो ये देखो, ये लगे हुए यहां देख, ये लगाओ, यहां भी लगे होंगे। इनको बताने में तकलीफ होती, मतलब इनको दिक्कत नहीं है। ये बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो पड़ी है, इसके ऊपर से कचरा हटाना पड़ेगा। और ये कचरा कैसे हटेगा, यहीं से शुरुआत करूंगा लंच के बाद। ये कचरा कैसे हटेगा, बुद्धि से कचरा कैसे हटेगा, ठीक है। यहां के बाद फिर अगली कंटिन्यू करते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ओल्ड ऑर्डर। ये तो अभी तो मैं वार्म अप ही होने लगा था। इतनी देर में हो गया आपका भोजन, तो भोजन के बाद मिलते हैं जल्दी, ठीक है।